हाँ जी। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया जो है चल रही होगी और कॉस्टिंग की क्लासेस भी बढ़िया चल रही हैं। सारे बच्चे कह रहे हैं बढ़िया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप बताओ? मैं भी निश्चित बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मस्ती जो है चल रही है और सब बढ़िया जो है चल रहा है, बहुत अच्छे से जो है चल रहा है। तो भाई कॉस्टिंग की क्लासेस सारी मस्त चल रही हैं, सारा कुछ समझ जो है आ रहा होगा। तो भाई अच्छा, खत्म भी हो गई है, चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो कई कितने बच्चों ने कॉस्टिंग खत्म कर लिया है? अच्छा, कई सारे बच्चों ने कॉस्टिंग जो है खत्म कर लिया है। सर लेक्चर्स खत्म होने वाले हैं, बस अब खत्म हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा होने वाले हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, पूरे हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। हाँ मतलब टारगेट, अगर आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपको बताया था, मई एंड तक का टारगेट अपना बना लेना कि आपके ग्रुप वन की सारी क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं नवंबर के लिए, तो भाई 1 जून से आइडियली ग्रुप टू की क्लासेस अपन शुरू करेंगे। तो मई एंड तक चारों ही सब्जेक्ट की क्लासेस आप अपनी खत्म जो है कर लेना। और जो एक एक ग्रुप करके कर रहे हैं तो भी आपका टारगेट होना चाहिए भाई 31 जुलाई तक भी आप क्लासेस खत्म करना चाहें तो कंफर्टेबली जो है आप कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ बस अपना जो है ठीक है, बच्चे कह रहे हैं क्लासेस बहुत अच्छे से हो गई है, एक हफ्ता और शायद लगेगा ख़त्म होने के लिए। और सारा ठीक चल रहा है, सब बस रिवीजन अब कर रहे हैं। ठीक है सर, कॉस्टिंग अकाउंट्स बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लॉ टैक्स थोड़ा सा टेक्निकल होता है तो मे बी शायद उसमें आप थोड़ा सा अटक रहे होंगे, पर बस करते जाओ, चारों ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जो है आप पढ़ते जाना। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स हो गया है। ठीक है, तो मतलब चारों ही ग्रुप आपका, चारों ही सब्जेक्ट जो है आप अच्छे से कर रहे हैं। तो मोर और लेस बस टारगेट वही है कि मई एंड तक, अगर नवंबर एग्जाम देना है तो मई एंड तक बस आप अपने चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना। और 1 जून से फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अपन पूरा ग्रुप टू पर जो है काम जो है करेंगे। आ, रोहन कह रहे हैं सर रिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है आती है। तो देखो, रिवीजन का सिस्टम जो है, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग के रिवीजन कैसे करना है, मैंने आपको बिगनर स्टेप दिए हुए हैं। और उसका सिस्टम वही होता है कि भी ऑफ एंड ऑन, जैसे आपने मान लीजिए कॉस्टिंग सारा खत्म हो गया तो आपको जब लगे रिवाइज करना है तो मेरे बिगनर स्टेप जो टेस्ट ऐप पर गिवन है, तो सारे बिगनर स्टेप करना जो है शुरू करें। और कोशिश वही करें भी एक दिन में रफली अराउंड 10 to 15 बिगनर स्टेप आप आराम से जो है कर सकते हैं। एक बिगनर स्टेप को करने में 10 से 12-15 मिनट जो है आपके लगेंगे। तो अगर आप 1 घंटे में 4 करते हैं तो 3 घंटे अगर आप लगाते हैं तो 12-13-15 बिगनर स्टेप जो है आपके हो जाएंगे। और अगर 15 बिगनर स्टेप करते हैं तो भाई आपका 3 से 4 दिन में पूरा कॉस्टिंग जो है रिवाइज हो जाता है। तो बिगनर स्टेप में पर्पस क्या है, आपको सारे कंसेप्ट उसमें जो है दे दिए हैं। तो अगर आप 15 अगर आप एक दिन में करते हैं तो 4 दिन के अंदर पूरा कॉस्टिंग रिवाइज होगा। और बेस्ट पार्ट वही है, जिस बिगनर स्टेप पे आप अटक जाओ, मान लो बिगनर स्टेप 10 में अटक गए, तो करना क्या है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंगली लेक्चर नंबर 10 आप पढ़कर जो है कंसेप्ट रिवाइज करना। बिगनर स्टेप 25 पर अटक गए तो लेक्चर नंबर 25 को जो है आपको फिर से जो है सुनना होगा। तो भाई रिवीजन का, कॉस्टिंग का तो मेरे को जो समझ आता है, ये बिगनर स्टेप बहुत हेल्पफुल है। क्यों? आपका पूरे कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट माइन्यूट से माइन्यूट से माइन्यूट मैंने बिगनर स्टेप में जो है दे दिए हैं। तो वो अपने टेस्ट अच्छे से जो है आप कर लेना और उसके थ्रू रिवीजन जो है हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो टेस्ट ऐप है, वॉल्यूम 1 खत्म हुआ, वॉल्यूम 1 का टेस्ट दें, वॉल्यूम 2 खत्म हुआ, वॉल्यूम 2 का टेस्ट दें, वॉल्यूम 3 खत्म हुआ, वॉल्यूम 3 का टेस्ट दें। फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट, वो मैं आपको जून में जो है बताऊंगा। फिर आपके जो फुल सिलेबस टेस्ट हैं उसका क्या सिस्टम जो है रहेगा। तो आप अच्छे से पढ़ते चले जाएं और रिवीजन तो बहुत अच्छे से जो है हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है, बाकी सारे मेरे हिसाब से चार्ट जो है चल रहा है। और कह रहे हैं 10 जून तक अगर हो जाए तो बोथ ग्रुप, देखो टारगेट वही है कि मई एंड तक अगर आप ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट कर ले तो वेल एंड गुड। 15 जून तक भी कर लोगे तब इश्यू नहीं। 15 जून का 16 जून जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो वही बात है ना, अगर आप 16 जून से भी शुरू करते हैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर इतना टाइम तो ग्रुप 2 को देना ही देना जो है पड़ेगा। आइडियली 1 जून से ग्रुप 2 की क्लासेस होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 16 जून से। और अगर आप उसको एक्सीड करते हैं तो फिर मेरा मानना है आप ग्रुप 1 की ही तैयारी करें, फिर दोनों ग्रुप के पीछे बिल्कुल भी जो है आप मत जाना।
ठीक है जी। और बच्चे कह रहे हैं सर अकाउंट्स के टेस्ट भी अच्छे थे। ठीक है, अकाउंट्स के टेक्स्ट के मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट के टेस्ट जो है मैं अपलोड कर दिया है, तो भी कोशिश करें धीरे धीरे और टेस्ट अपलोड करता जाऊंगा। तो अभी ग्रुप 1 है, ऐसे ही ग्रुप 2 के भी आपको टेस्ट ऐप जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे। टारगेट तो मेरा वही है कि आप एक ग्रुप दें या दोनों ग्रुप दें, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी विद रिवीजन विद टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है आपका अच्छे से जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो एनीवेज अब जिस पर्पस के लिए अपने आज मिले हैं पहले उसको भी कंप्लीट करते हैं, नहीं तो बातें तुम्हारी बहुत सारी जो है चलती रहेंगी। तो भाई आज का अपना टारगेट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पूरा रिवाइज जो है करना है। तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आइडली बात करें तो मैंने आपको रफली 20 आवर्स में पढ़ाया था, 20 घंटे मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझाने के लिए। पर आज सिर्फ पर्पस है, आपको आता सब कुछ है, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ छूटा तो नहीं है। तो आज का टारगेट है 2 घंटे में वो जो 20 घंटे पढ़ाया था उसको अपन रिवाइज जो है अपन करेंगे। तो लो जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो उम्मीद करता हूँ आपको आता सब कुछ है। तो एक बार अगर ब्रॉडली देखें तो भाई आपको सिर्फ रिवाइज करवाना है। तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली अपन को 3 चीज़ों पर फोकस करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पर फोकस जो है करना है। पेपर में 10 नंबर आना ही आना है, तो 10 नंबर की तैयारी बहुत बढ़िया जो है हो जाएगी। और ये मेरा फेवरेट चैप्टर रहा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल है। फॉर्मूले याद होंगे तो पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर फॉर्मूले समझ आएंगे तो ये फर्स्ट शॉट में जो है हो जाता है। और फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस अपन ने पढ़ा। लेबर की बात करें तो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी और आइडल टाइम वेरिएंस जो है अपन ने जो है पढ़ा था। और इन दोनों के अंदर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस जो है अपन ने जो है पढ़ा था। तो भाई ये सारी चीजें आज फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। और जब ओवरहेड की बात करें तो भी ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है हमने पढ़ा था। और वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो उसके अंदर एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस हमने किया। और फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो बजट और वॉल्यूम वेरिएंस की बात करी, और वॉल्यूम की बात करी तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस की बात करी। और जब कैपेसिटी की बात करी इसके हमने 2 टुकड़े करे, कैलेंडर वेरिएंस और रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो भाई एक ओवरव्यू, भाई आज हमें 2 घंटे में ये सारे फॉर्मूले जो है रिवाइज करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरा तो मानना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर समझ आया तो आपको सिर्फ 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तरीके से रिवाइज जो है हो जाता है। तो भाई हाँ, मैं अभी 2 घंटे लगाऊंगा, थोड़ा और आराम से एक्सप्लेन करूंगा। पर आपसे अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो हो सके डेली बेस पर 5 मिनट लगाओ और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले जो है ना आप रिवाइज जो है करते चले जाए। ठीक है जी। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो मैंने कहा, फॉर्मूले रट्टाफाई नहीं करना, समझना है आखिर ये फॉर्मूला क्यों बना, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ आएगा, नहीं तो सारा जंबल जो है हो जाएगा। ठीक है जी। तो लो जी, चेक करें हमारा पहला टॉपिक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो भाई एक एक शब्द पर जाना, मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया। जब भी रिवाइज करो ऐसे ही स्टोरी जो है आप बोलते जाना, मटेरियल की कॉस्ट में आखिर कितना वेरिएशन जो है आया, मटेरियल का जो खर्चा है कितना वेरिएशन आया। तो भी क्या सिस्टम है, कितना खर्चा लगना चाहिए था, कितना खर्चा जो है हमारा हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और कितनी कॉस्ट हमारी एक्चुअल में लगी, क्या हमारा खर्चा ज्यादा हुआ या खर्चा कम हुआ, ये माइंड में जो है रखना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया। और जब भी कॉस्ट की बात करते हैं तो भी कॉस्ट मेरा क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाँ जी, कॉस्ट की बात करें वो क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जब स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल की बात करेंगे एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। तो भाई हमेशा कॉस्ट क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी या क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो जब स्टैंडर्ड की बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल की बात करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस जो है आ जाएगा। ठीक है जी, कंफर्टेबल है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये शब्दों से दोस्ती करना, आखिर स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, और एक शब्द और आता है बजट। तो भाई ये अगर आपको समझ आया, 3 शब्द हैं, एक होता है बजटेड कॉस्ट, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट
और एक होती है एक्चुअल कॉस्ट। और ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फटाफट होगा। और कई बच्चे यहीं पर उलझ जाते हैं कि सर बजटेड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और एक्चुअल कॉस्ट क्या जो है होती है। तो भाई थोड़ा सा एक एग्जांपल से जो है समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने इस साल बजट बनाया कि मेरे को ऐसा लगता है कि भी इस साल 10,000 बच्चों को मैं शायद पढ़ाऊंगा। तो ऐसे मान लीजिए मैंने बजट बनाया कि मैं इस साल 10,000 बच्चों को जो है पढ़ाऊंगा और मुझे आप सबको क्या देना है, मटेरियल। मेरे को आपको किताबें जो है देनी है। तो मुझे आपको क्या देनी है, किताबें। तो मैंने एक बजट बनाया और मेरे को लगा भी इस साल 10,000 बच्चों को पढ़ाएं और मान लेते हैं 100 रुपए की किताब मेरे को पड़ती है, मान लेते हैं 100 रुपए की किताब पड़ती है। तो मैंने बजट बनाया कि भी 10 लाख रुपए का मेरा खर्चा होगा किताबों पर। ये बात समझ आती है। तो मैंने बजट बनाया भी 10 लाख का खर्चा मेरा किताबों पर जो है होना चाहिए। 10,000 बच्चे पढ़ाऊंगा और 100 रुपए की किताब मान लीजिए है, तो 10 लाख रुपए मेरा खर्चा होगा किताबों पर। एक्चुअल में मान लेते हैं, एक्चुअल में इस साल मैंने 10 की जगह 20,000 बच्चे पढ़ा दिए। मान लेते हैं इस बार मेरी चांदी हो गई और 10,000 की जगह 20,000 बच्चे जो है मैंने पढ़ा दिए। तो अब मुझे पहले सोच के बताओ क्या अब मैं किताबें, मेरा खर्चा क्या 10 लाख का होगा या खर्चा बढ़ेगा या खर्चा कम होगा। मैंने तो 10,000 के हिसाब से 10 लाख रुपए खर्चा सोचा था। तो अब जब 20,000 बच्चे पढ़ाऊंगा, मैंने बच्चे डबल कर दिए, तो मेरा खर्चा ही 10 लाख रहेगा या खर्चा बढ़ जाएगा। तो बच्चे कह रहे हैं खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भी आइडियली अब मुझे बताओ, एक्चुअली 20,000 बच्चे पढ़ाए तो आइडियली मेरा खर्चा बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और सोच के बताओ खर्चा मेरा 20 लाख का हो गया, खर्चा मेरा 20 लाख का हुआ। तो क्या मेरे को ये बोलना चाहिए कि यार इस साल तो मेरा खर्चा बहुत हो गया, इस साल तो मेरा खर्चा डबल हो गया। क्या ये कहना जस्टिफाइड है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, इस बार तो मैंने सोचा था 10 लाख रुपए खर्चा हो गया 20 लाख, क्या ये सही है। हमने कहा नहीं, ये बात सही जो है नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाई जब आउटपुट बढ़ गया, जब यूनिट्स बढ़ गए, तो ऑब्वियसली बात है यूनिटरी मेथड के हिसाब से खर्चा तो बढ़ेगा। तो हमने कहा भी एक्चुअल आउटपुट अगर बढ़ा है तो खर्चा भी उस रेशो में बढ़ना जो है चाहिए, उस रेशो में बढ़ना जो है चाहिए। तो हम करते क्या हैं, हम कहते हैं अगर 10 लाख रुपए अगर खर्चा मेरा 10,000 बच्चों पर था, तो अब एक्चुअल यूनिट पर खर्चा कितना होना चाहिए। हम एक प्रोपोर्शनेट एक खर्चा निकालते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई 10 लाख का खर्चा 10,000 बच्चों पर है, तो 20,000 बच्चों पर कितना खर्चा होना चाहिए। हमने कहा अभी 20 लाख का खर्चा जो है होना चाहिए। ये बात समझ आती है। इस 20 लाख को अब हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये बात समझ आती है। बजटेड कॉस्ट क्या है, मैंने जो बजट बनाया था, इनिशियल प्लानिंग जो मैंने करी थी, उसको हम बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। वो कितनी थी, 10 लाख। अब मैंने जो एक्चुअल यूनिट बनाए, या मैं अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैंने कुछ कंप्यूटर्स बना रहा हूं, मोबाइल फोन बना रहा हूं, कुछ भी सामान बनाता हूं, तो एक्चुअल आउटपुट पर मटेरियल खर्चा कितना होना चाहिए था। तो मैंने एक यूनिटरी मेथड से जो खर्चा निकाला वो कितना हुआ, 20 लाख। इसको मैं क्या बोलता हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मैंने कहा ये कॉस्ट तो मेरी लगनी जो है चाहिए। और अब अगर एक्चुअल में मान लो खर्चा मेरा 25 लाख का हो गया, अब एक्चुअल में खर्चा मेरा 25 लाख का हुआ, तो मैं कहूंगा देखो महंगाई हो गई, मेरे हिसाब से तो 20 लाख का खर्चा होना चाहिए था, खर्चा हुआ 25 लाख, तो 5 लाख रुपए मैं महंगाई को जो है कह दूंगा। क्या ये बात समझ आती है। तो भाई 3 चीजें उस माइंड में रखना। एक होता है बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट का मतलब क्या है, जो इनिशियल आउटपुट सोचा था उस पर कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी। फिर एक होती है मेरी एक्चुअल कॉस्ट, रियलिटी में कितनी कॉस्ट मेरी लगी, वो कितनी लगी, 25 लाख। पर जब मैं कंपेयर करूंगा, मैं 25 लाख को 10 लाख से कंपेयर कभी भी नहीं करता, क्यों, जब मेरा आउटपुट बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है मेरा खर्चा प्रोपोर्शनेटली बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअल आउटपुट पर कितना खर्चा होना चाहिए, मैंने प्रोपोर्शनेटली यूनिटरी मेथड से खर्चा निकाला। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये मेरी आइडियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी एक्चुअल आउटपुट पर। और जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं मेरी मटेरियल की कॉस्ट में 5 लाख रुपए का वेरिएशन जो है आया। ये बात क्लियर है। तो सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, अब ये खर्चा क्या है, एडवर्स, ये मेरा नुकसान हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरा एडवर्स खर्चा जो है हो गया है। ठीक है जी। तो भाई इसी बात को आप चेक करें। तो हमने कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट हम क्या बोलते हैं, हमने कहा एक्चुअल आउटपुट पर
कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी। हमने कहा एक्चुअल आउटपुट कितना है 20,000, उस पर कितनी कॉस्ट आइडियली लगनी चाहिए थी, वो मेरा क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल आउटपुट पर कितनी कॉस्ट लगी, वो मेरी क्या है एक्चुअल कॉस्ट। मैं बजटेड कॉस्ट की तो बात ही कभी भी जो है नहीं करता। तो सबसे बड़ा ब्लंडर एक जो बच्चे करते हैं वो बजट को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, तो सारा जीरो जो है हो जाएगा। कंफर्टेबल है? ठीक है जी, और आगे बढ़े। तो अगर ये बात समझ आई तो हमने कहा फिर आगे बढ़ते हुए, और मैंने कहा अगर ये खर्चा मेरा 5 लाख रुपए एडवर्स हुआ, अब इसके रीजन ढूंढ रहे हैं ये एडवर्स भी क्यों हुआ। दो बातें हो सकती है। हमने कहा महंगाई ही बढ़ गई, पेपर इस साल महंगा जो है होगा। भी आजकल पता होगा महंगाई बढ़ते जा रही है, तो पेपर ही महंगा हो गया। तो जब पेपर महंगा हो गया तो भी मेरा नुकसान हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल के प्राइस में कितना वेरिएशन आया, भाई प्राइस में कितना वेरिएशन जो है आया, और वो कैसे आएगा आराम सोचो। कितना प्राइस लगना चाहिए था स्टैंडर्ड प्राइस, और कितना प्राइस हो गया एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी हमने क्या करी है कंज्यूम जो है करी है। तो मटेरियल की प्राइस में कितना वेरिएशन आया, उससे ओवरऑल मेरी कॉस्ट में कितना इम्पैक्ट पड़ा। तो मैंने कहा भी कितनी क्वांटिटी मैंने कंज्यूम करी, कितना मटेरियल मैंने कंज्यूम करा वो, और मटेरियल किस प्राइस पर मेरे हिसाब से खरीदना बनता था, और इस साल किस प्राइस पर मैंने खरीदा। तो जो आपका डिफरेंस है वो क्या है मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है आ जाता है। कंफर्टेबल है। और कई बार ये भी होता है हमने जितना कंज्यूम करा उतना ही परचेज करा था, तो बात सेम हो गई। और कई बार क्या होता है भी हम ज्यादा भी परचेज करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में हमने कुछ मटेरियल अपना जो है रखा हुआ है। तो कई बार ये भी होता है महंगाई बढ़ती जा रही है, हमने थोड़ा बल्क में ही खरीद लिया, अपने स्टॉक में जो है रख लिया। तो भाई खर्चा तो वही होगा जो कंज्यूम हुआ। अभी क्लोजिंग स्टॉक मेरा कॉस्ट नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है मेरा एसेट होता है। तो हमने कहा इसलिए हम दो चीजों में इसको निकाल लेते हैं। हमने कहा टोटल कितनी परचेजिंग करी, उसको बोलते हैं मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। ये हमने एक टोटल निकाल लिया कि भी इतना नुकसान तो मेरा हो गया, टोटल नुकसान कितना हुआ जितना मैंने परचेज करा, पर इस साल जितना कंज्यूम कर रहा हूं, तो जो कंज्यूम करूंगा वो पीएनएल में आएगा, जो कंज्यूम नहीं करा वो तो बैलेंस शीट में चला जाता है। तो जितना कंज्यूम करा वो मेरी कॉस्ट का पार्ट जो है बनता है। इसलिए कॉस्ट के जब पार्ट करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है लेते हैं, पर हाँ साइड बाय साइड हम मटेरियल परचेज प्राइस में निकालते हैं। ये क्या है टोटल इतना नुकसान तो हो गया, इस साल का नुकसान कंज्यूम पे आएगा, और बाकी नुकसान जब अगले साल उस क्लोजिंग स्टॉक का हम यूज करेंगे तो अगले साल की वेरिएशन में जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है। और दूसरा हमने कहा ये 5 लाख का नुकसान क्यों हुआ, प्राइस महंगा हो गया, या कई बार इस बार हमारा प्राइस महंगा नहीं हुआ पर इस बार हमारी वेस्टेज हो गई। इस बार क्या हुआ हम यूज करते समय हमारा नुकसान जो है हो गया, हमने कुछ सामान यूज करते समय कुछ एक्सीडेंट हो गया, या मे बी आग लग गई, या पानी पेपर में गिर गया, तो कुछ यूज करते समय ये पेपर हमारा खराब हो गया। तो हमने कहा उसको क्या बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कंफर्टेबल है। मटेरियल को यूज करते समय कितना वेरिएशन आया, बस इस बात को बार बार समझना। मटेरियल की प्राइस में कितना वेरिएशन आया, मटेरियल को यूज करते समय कितना वेरिएशन जो है आया। और वही बात है हमने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आइडियली लगनी चाहिए थी। मैं आपको जो बुक्स दे रहा हूं उसमें कितना पेपर लगना चाहिए था, इस साल कितना पेपर जो है हमने लगाया। तो हमने कहा पेपर ज्यादा लगा या पेपर जो है कम लगा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और आइडियली किस प्राइस पर जो है आना चाहिए था। और आप जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है। और फिर दो बातें, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, अगर आपने कुछ पैसा बचाया है, अगर पैसा बच गया तो वो क्या है फेवरेबल। आप चाहे पेपर में फेवरेबल लिखें या शॉर्ट में FAV लिख दें, या आप कैपिटल F लिख दें, पेपर में चल जाता है। और अगर नेगेटिव आ गया आपका नुकसान हुआ तो आप उसको एडवर्स लिख दें या ADV लिख दें, या शॉर्ट में A जो है लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है जी। और हमने कहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस टोटल क्या हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है आ जाएगा। ठीक है जी।
हाँ, बच्चे ने पूछा है सर परचेज प्राइस तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा एनालिसिस के लिए निकालते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस ये हमने एक एनालिसिस के लिए बस एक निकाला है कि टोटल हमने जब टोटल परचेजिंग करी तो भाई इतना फायदा इतना नुकसान है, पर हमने का जो कंज्यूम करते हैं वो मेरी कॉस्ट का पार्ट है, और हम क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो जो कंज्यूम किया उतना ही हम इस साल जो है लेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल जो है अपन नहीं लेते। इतनी बात भी क्लियर है। उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट लेने का रेलेवेंस बता दीजिए। तो वही बात थी, हमने कहा यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने कहा प्राइस का जो डिफरेंस है, प्राइस का जो वेरिएशन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो मेरी परचेज डिपार्टमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आती है। हाँ जी, तो हमने कहा मेरे दो डिपार्टमेंट है, वन इज परचेज डिपार्टमेंट, वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो हमने कहा ना पूरी क्लास में सब डिस्कस करा था, 20 घंटे ये सब चीजें डिस्कस करी। आज तो मेरा पर्पज है सिर्फ आपको एक ओवरव्यू जो है देना। तो पूरा हमने एक्सप्लेन करा था, दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक परचेज डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट को कहा देख भाई जितना सामान हम आपसे खरीदेंगे तो भाई आपको स्टैंडर्ड प्राइस पर जो है खरीदना होगा। अगर आपने प्राइस में चेंज किया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आ जाती है। और जब प्रोडक्शन मैनेजर की बात करी उनको हमने क्या बोला था, आपको तो हम स्टैंडर्ड प्राइस पर ही सामान देंगे, एक्चुअल प्राइस को आपको लेने का कोई आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नहीं, आपको कोई चिंता नहीं करनी। प्राइस अगर महंगा हुआ आपको तो हम स्टैंडर्ड प्राइस पर ही सामान इशू जो है करेंगे। तभी स्टोर लेजर आपने मटेरियल में जब पढ़ा होगा तो उसमें स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एक आता है, तो हमेशा इशू किस पे करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस पर जो है इशू करते हैं। क्यों, प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप क्वांटिटी को मैनेज करें। आपका पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए, क्वांटिटी पर। कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी उतनी ही क्वांटिटी लगनी चाहिए। हम आपको हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस पर क्या करेंगे, सामान इशू जो है करेंगे। और परचेज मैनेजर क्या बोला, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइस पर होनी चाहिए, तो आपका जो भी प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो आपको हम अकाउंटेबल जो है कर देंगे। कंफर्टेबल है, ठीक है जी। और आगे जो है बढ़ते हुए, और अगर ये समझ आया तो सेम स्टोरी लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। तो भाई लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन जो है आया, लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन जो है आया, और वही एक्चुअल आउटपुट को बनाने में लेबर की कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट जो है एक्चुअल में लगी। और लेबर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कितने आवर्स का काम था, किस रेट पर काम होना था, कितने आवर्स की पेमेंट करी, किस रेट पर जो है हमने पेमेंट जो है करी। तो हमने कहा स्टैंडर्ड आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू में एक्चुअल रेट। और वही बात थी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट पर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी। वो अगर बात करें 20,000 अगर मैंने किताबें बनवाई हैं तो 20,000 किताबों पर कितने घंटे काम होना चाहिए था, कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी, और एक्चुअली 20,000 किताबों पर कितनी लेबर कॉस्ट जो है हमारी लग गई। और स्टोरी अब बिल्कुल सेम है। हमने कहा लेबर कॉस्ट की बात करें तो वही बात है, इसमें वेरिएशन किस बात का आया होगा, या तो लेबर ही महंगी हो गई, इस बार लेबर महंगी या सस्ती जो है आ गई, लेबर रेट वेरिएंस। इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उनको हमने क्या बोला, देखो भी एक स्टैंडर्ड रेट सेट किया, आप जब भी लेबर लेना इस सैलरी पर, इस डेली वेजेस पर आपको लेबर जो है लेनी चाहिए। तो भी स्टैंडर्ड रेट, इस रेट पर आपको लेबर लेनी है। इस साल इस पीरियड में HR डिपार्टमेंट ने किस रेट पर लेबर जो है ली, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड। और टोटल कितने आवर्स या कितने डेज या कितने मंथ्स या कितने ईयर जो भी टाइम आता है, तो हमने कितनी पेमेंट जो है हमने करी। ये क्या हुआ, लेबर रेट वेरिएंस। और फिर ध्यान से अब समझना, हमने लेबर हायर कर ली है, लेबर हायर करी। अब दो बातें, या तो लेबर ने काम करा या लेबर ने काम जो है नहीं करा। अगर काम नहीं करा, जैसे हमने मटेरियल खरीदा, या तो मटेरियल कंज्यूम करा या मटेरियल कंज्यूम नहीं करा। अगर मटेरियल कंज्यूम नहीं करा वो मेरा क्या बनता है, क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए वो मेरा क्या होता है, एसेट। पर अगर लेबर हमने हायर कर ली पर काम नहीं कराया, लेबर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, तो अगर लेबर खाली बैठी रही तो वो मेरा कॉस्ट का पार्ट जो है बन जाता है। और अगर लेबर ने काम करा तो वही बात है, उन्होंने एफिशिएंटली काम करा या इनएफिशिएंटली काम जो है किया है। तो सेम स्टोरी है, तो चेक करें। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था ऐसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस था। तो हमने कहा लेबर ने अगर काम ही नहीं करा
तो जितने घंटे लेबर खाली बैठी रही उतने आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। वही प्रोडक्शन मैनेजर को यही कहा भी आप इस समय प्रोडक्शन पे काम देख रहे हैं तो लेबर खाली क्यों बैठी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर, रेट कौन सा होगा, स्टैंडर्ड रेट। अगर लेबर सस्ती या महंगी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर जो है नहीं आती, आपका तो ध्यान है लेबर को खाली मत बैठने देना, कोई ना कोई काम कराते रहना। तो भाई स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय, हमने कहा जितने घंटे खाली बैठी वो आपने नुकसान हमारा जो है करवा दिया है। और लेबर ने काम किया तो एफिशिएंटली काम किया या इनएफिशिएंटली काम जो है किया, धीरे धीरे काम किया या बढ़िया बढ़िया फटाफट काम जो है करा है। तो वही काम करने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने आवर्स एक्चुअल में लगे। तो अगर आवर्स ज्यादा लगे तो लेबर ने इनएफिशिएंटली काम किया, आवर्स कम लगे फटाफट काम किया, एफिशिएंसी से काम किया, तो हमने कहा वो फेवरेबल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? आई होप यहां तक सारी बात समझ आती है। तो भाई चेक करें और वही रिकंसिलिएशन, हमने कहा लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी और आइडल वेरिएंस तीनों को ऐड करेंगे, ये मेरा क्या बन जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप सब कुछ अच्छे से रिवाइज हुआ। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी चेक करें, कोई डाउट नहीं है तो चलो जी एक फटाफट से एक छोटा सा सवाल अब कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो पता चल जाएगा डाउट है या नहीं है। तो भाई एक छोटा सवाल आपकी स्क्रीन पर, लो जी एक बार आप करें फिर मैं आपकी मदद करूंगा। तो भाई चेक कर लें, हमने एक बजट बनाया मे बी पर यूनिट के हिसाब से। तो हमने कहा भी एक यूनिट अगर बनाते हैं तो हमें जो मटेरियल मिल रहा है ₹3 पर केजी के हिसाब से जो है मिल रहा है, लेबर जो है ₹6 पर आवर के हिसाब से हमें मिलती है, और स्टैंडर्ड इनपुट एक यूनिट को बनाने के लिए हमें 2.5 केजी जो है मे बी पेपर जो है चाहिए होता है। और लेबर की बात करें एक यूनिट को बनाने के लिए 5 आवर्स जो है लेबर उस पर काम जो है करती है, मतलब 2.5 केजी यूनिट लगता है, 5 घंटे पे काम बन के एक यूनिट जो है बन जाता है। और एक्चुअल में इस साल 2000 यूनिट बनाए हमने, उसके लिए 6000 केजी 16800 में हमने खरीदा, हमने कंज्यूम करा 5200, लेबर की पेमेंट करी 75,600 12 घंटे की, पर लेबर ने काम किया 11900। तो वही फटाफट से एक बार ये सॉल्व करके मुझे सारे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल कर जो है बता दीजिए। निकालते जाएं और मेरे को स्क्रीन पर जो है लिखते चले जाएं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। ओके एक आंसर आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप कह रहे हैं 440, निकिता एडवर्स है कि फेवरेबल है मुझे बताना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप कह रहे हैं 1040, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आप कह रहे हैं 600, और ये शायद माइनस में किया, तो मेरे को जो आपकी बात से लगा यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये शायद आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो भाई एक बार चेक कर लें। नहीं जी, अक्षत मुझे कह रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 1800 एडवर्स। तो भाई अगर ये सवाल कर पाओगे तो समझ आएगा कि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया। तान्या कह रही है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 440 फेवरेबल। ओके 440 फेवरेबल के साथ सक्षम भी हैं, बाकी सब स्टूडेंट 440 के साथ जो है आ रहे हैं। अच्छा वानी भी कह रही है 440 फेवरेबल। तो वही चेक करें एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी।
एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी। करें शुरू। निकिता कह रही है 600 एडवर्स आ रहा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है जी। राशि भी कह रही है 440 फेवरेबल आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, सबने ही अब मेरे हिसाब से जो है निकाल लिया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1080 फेवरेबल, वानी कह रही है यहाँ पे 1080 फेवरेबल जो है आ रहा है। अच्छा नहीं, वो कह रही है सर 1080 मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। ओके, तो भाई चेक कर लें। अच्छा, वो कह रहे नहीं सर ये भी गड़बड़ है, वो 1040 ही जो है आ रहा है, ठीक है। चलो अब मेरे हिसाब से शुरू करते हैं और चेक करें, ठीक। अच्छा, ये बच्चे कह रहे हैं 1200 फेवरेबल, ठीक है जी। चलो अब चेक कर लेते हैं, पर क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने सेम आंसर, सब ने सेम आंसर निकाला है, तो उम्मीद करता हूं आप सबका आंसर सही होगा। तो चेक करें, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, तो बस वो माइंड में रखना। तो भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 440 बिल्कुल सही है। तो देखो 2000 यूनिट को बनाने में एक यूनिट पर 2.5 केजी लगता है, तो 2000 पर 2000 × 2.5 लगेगा, और 1 केजी 3 रुपए का पड़ता है, तो ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है आ गई। और एक्चुअल कॉस्ट ध्यान रखना कितना कंज्यूम करा, 5200 कंज्यूम करा, और मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब प्राइस निकालना है तो सिंपल चेक करो, हमने 6000 यूनिट खरीदे हैं और हमने उस पे केजी कितने रुपए के, 16800 पे, तो शायद पर केजी आप जब डिवाइड करोगे तो 2.8 जो है आ जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस कितना है, हमने कहा 16800 रुपए खर्च करके 6000 रुपए 6000 केजी जो है आया, तो पर केजी निकाला, ये कितना आ गया, 440 जो है आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो वही चेक करें, हमने कहा आइडली 3 रुपए का प्राइस जो है, 3 रुपए का प्राइस पड़ना चाहिए था, और हमने ये सामान कितने में खरीदा, 2.8 में खरीदा, कितना कंज्यूम करा है, 5200, 1040 फेवरेबल आया। मटेरियल परचेज प्राइस की बात करेंगे, वही 3 रुपए में खरीदना चाहिए था, 280 में खरीदा, टोटल परचेजिंग कितनी है, 6000, ये कितना हो गया, 1200। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो यूसेज वही हमने कहा 2000 यूनिट पर 2.5 के हिसाब से इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, एक्चुअल में 5200 मेरी क्वांटिटी लगी, मल्टीप्लाई बाय क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, वो कितना आ गया, 600 एडवर्स जो है आ जाएगा, ठीक है जी। और साथ बस चेक जरूर कर लेना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की अगर बात करें तो हमने कहा 600 एडवर्स, मटेरियल यूसेज की बात करें वो मेरा, अच्छा मटेरियल यूसेज 600 एडवर्स, मटेरियल प्राइस है 1040 फेवरेबल, दोनों को सेट ऑफ करो, वो कितना आया, 440, ये मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है आना चाहिए। बेस्ट पार्ट इस चैप्टर में वही है कि अगर गलती भी करोगे ना, रिकंसिलिएशन में मेरा चेक जो है हो जाएगा, ठीक है जी। लो जी, और आगे बढ़ते हुए अब आगे लेबर का भी मेरे को निकाल कर बताएं। जैसे आपने अभी मटेरियल का निकाला, अब सेम काम लेबर का भी आप मुझे कर कर बताएं। हाँ जी, बताएं जी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना, लेबर रेट वेरिएंस कितना, आइडियल वेरिएंस कितना। अच्छा, निकाल लिया है, बच्चे तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, हमने कहा लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया, और उसमें हमने कहा या तो लेबर महंगी हो गई, लेबर रेट वेरिएंस, उसके बाद या तो काम नहीं हुआ होगा, आइडियल वेरिएंस, या काम हुआ होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है जी। अच्छा, सबने यहां से निकाल, ओ यार ये तो मेरा स्क्रॉल ही अब छूट गया है, इतने सारे आंसर आ गए। तो लास्ट हिमांशु का आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, वो कह रहे हैं 15600 एडवर्स, फिर लेबर रेट कह रहे हैं 3600 एडवर्स, फिर यहाँ पे 11400 एडवर्स, और हिमांशु ये आइडियल नहीं है, ये आइडल है, ठीक है, आइडियल वेरिएंस नहीं है, ये आइडल है, दोनों में फर्क होता है, वन इज आइडियल पर्सन, एक है आइडल, तो ये आइडल वेरिएंस जो है आ जाएगा। और ये अच्छा यहाँ पर जो है ये 11400,
हाँ, शब्दों पे ध्यान रखना, क्या है 400 एडवर्स और खो गया आइडल वेरिएंस 600 एडवर्स, यही सबका आ रहा है। नहीं, अरिन नया आंसर दे रहे हैं, निकिता अलग आंसर दे रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ऑलमोस्ट अरिन आपका लेबर एफिशिएंसी वो कह रहे हैं 12,000, पर बाकियों का शायद नहीं आ रहा। तो एक बार 11,400 ऑलमोस्ट 600, ठीक है। फिर मेरे हिसाब से जो स्क्रीन पर इतने सारे चार्ट आए हैं तो ऑलमोस्ट सबका ये आंसर जो है आया, तो मैं इसी के साथ जो है चलता हूँ, ठीक है। अरिन भी कह रहे हैं हाँ सर मेरे को अपनी गलती मिल गई है, मैंने उसको करेक्ट जो है कर दिया है, ठीक है जी। हाँ, सक्षम पूछ रहे हैं सर आइडल वेरिएंस क्या कभी फेवरेबल होगा? आप खुद सोच के बताओ, आइडल वेरिएंस क्या कभी कोई खाली बैठ के हम पैसे दिए जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? तो बुरी बात है, हमेशा आइडल वेरिएंस मेरा आपका क्या होता है एडवर्स में ही जो है आ जाता है। तो वही आप चेक करें, हमने कहा लेबर की अब बात करें तो हमने कहा 2000 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं और 6 रुपए के हिसाब से, तो वो सेम स्टोरी है। हमने कहा 2000 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं, 6 रुपए के हिसाब से इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, और हमने कितनी कॉस्ट पे करी 75,600 ये पे करा, तो 15,600 एडवर्स, क्या यही आप सबने डाला है? हाँ बिल्कुल, 15,600 जो है आ गया। उसके बाद हमने कहा इतना तो नुकसान हुआ, नुकसान क्यों हुआ? लेबर रेट, हमने कहा रेट 6 रुपीज के हिसाब से बनना चाहिए था, और यहाँ से मुझे रेट निकाल के बता सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर ये रहा, तो 75,600 डिवाइड बाय 12,000 6.3, तो भाई 6 रुपए की लेबर थी और 6.3 पर हमें मिलनी कितने में चाहिए थी? 6 रुपए पर, और मिली कितने में? 6.3। और कितने आवर्स की पेमेंट करी? हमने कहा पूरे 12,000 घंटे, ये कितना आया? 3,600 एडवर्स, ये भी आप सबका बिल्कुल सही है। और हमने कहा 12,000 घंटे की पेमेंट करी पर 11,900 घंटे ही काम हुआ, तो हमने कहा 100 घंटे काम ही नहीं हुआ, ये मेरा नुकसान है। तो 100 घंटे इंटू में 6 रुपए के हिसाब से ये मेरा क्या है? आइडियल वेरिएंस जो है आया। और लास्ट मेरा क्या है? एफिशिएंसी वेरिएंस। तो भाई 2000 यूनिट को बनाने में 5 आवर्स लगते हैं पर यूनिट, तो भाई 10,000 घंटे लगने चाहिए थे, लगे कितने? 11,900 घंटे, 6 रुपए के हिसाब से 11,400 जो है आ जाएगा। और तभी रिकंसाइल करा तो हमने कहा अभी 3,600 ये मेरा रेट वेरिएंस, 11,400 एफिशिएंसी वेरिएंस और 600 आइडियल वेरिएंस, और टोटल किया, बस ये मैच कर लेना, 15,600 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? 10 नंबर का सवाल ये पेपर में जो है आता है, और मैं उम्मीद करता हूं 10 नंबर का सवाल है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आराम से हो जाएगा, सारे 1 मार्क ईच नॉर्मली होते हैं, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, रिकंसिलिएशन आया ये 5 नंबर हो गया, ऐसी मटेरियल के भी 5 नंबर, 10 नंबर का पेपर में जो है आ जाता है। कंफर्टेबल है? और आगे बढ़े, चलो जी। और आगे बढ़ते हुए अगर पेपर इजी आया तो ऊपर वाला सवाल जो है आएगा, पेपर अगर थोड़ा सा मुश्किल आया तो फिर इंस्टीट्यूट क्या पूछता है? लेबर मिक्स वेरिएंस या गैंग वेरिएंस या लेबर यील्ड वेरिएंस, इस बात को भी अच्छे से जो है चेक करें। लो जी, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, ऐसे ही मटेरियल की बात करें, मटेरियल मिक्स वेरिएंस या फिर क्या आएगा? मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है आता है। और ये तो मैं कहूँगा कंसेप्ट के बिना तो पॉसिबल ही जो है नहीं है, इस बात को फिर अच्छे समझना। लेबर मिक्स वेरिएंस ये कब होगा? जब 2-3 वैरायटी ऑफ लेबर एक साथ काम करे, जो मैंने शायद आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक टीम में स्किल्ड वर्कर भी हैं, अनस्किल्ड वर्कर भी जो है आ रहे हैं, और दोनों मिलकर काम जो है कर रहे हैं। एक टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और मे बीकॉम ग्रेजुएट भी हैं, क्लास 12 के लोग भी हैं, क्लास 10 के लोग भी हैं, तो हमने कहा सब मिलकर काम जो है कर रहे हैं। और हो क्या रहा है? सब ने मिलकर काम किया, तो कुछ काम सीए वाला काम सीए ने बीकॉम वाला काम कर लिया, कुछ काम बीकॉम वाले ने सीए वाला काम कर लिया, कुछ काम स्किल्ड वर्कर ने अनस्किल्ड का कर लिया, कुछ अनस्किल्ड वर्कर ने स्किल्ड का काम जो है कर लिया, कुछ मिक्सिंग जो है हो गई, कुछ मिक्सिंग जो है हो गई। उससे लेबर की मिक्सिंग से मेरी कॉस्ट पर कितना वेरिएशन आया, बस इस बात को समझना। लेबर की मिक्सिंग से मेरी कॉस्ट पर कितना वेरिएशन आया। ऐसी मटेरियल मिक्स वेरिएंस, हमारे पास 2 ग्रेड आपका था, मे बी हम पूरी बना रहे हैं, आटा और मैदा है, तो कुछ आटा डालना था, कुछ मैदा डालना, कुछ मिक्स हमने जो है कर दिया। उस मिक्सिंग से मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएशन जो है आया, ये बात समझ आती है। तो हमने कहा मिक्सिंग से
कितना वेरिएशन जो है आया उसकी बात जो है हम कर रहे हैं। इस सोच को पकड़ लेना, लेबर की मिक्सिंग से कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया, ऐसी मटेरियल की मिक्सिंग से मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएशन जो है आया। और इस बात को कंसेप्ट से पकड़ो, जब लेबर की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल आवर्स वर्क, टोटल कितने घंटे काम हुआ, टोटल कितने घंटे काम हुआ, आइडियली किस रेशो में होना चाहिए था, किस रेशो में होना चाहिए था। स्किल्ड वर्कर का अपना काम था, अनस्किल्ड वर्कर अपना काम था। ऐसे मान लेते हैं कि भी स्किल्ड वर्कर को 2 घंटे का काम करना था, अनस्किल्ड वर्कर को 1 घंटे का काम करना था। स्किल्ड वर्कर को 2 घंटे का काम करना था, अनस्किल्ड वर्कर को 1 घंटे का काम करना था। तो हमने कहा रेशो क्या है, 2:1 का काम है। अगर 3 घंटे का काम है तो 2 घंटे स्किल्ड वर्कर काम करेंगे, 1 घंटा अनस्किल्ड वर्कर काम करेंगे। अगर 6 घंटे का काम हुआ तो 4 घंटे स्किल्ड वर्कर का काम होगा, 2 घंटे अनस्किल्ड वर्कर काम होगा। अगर 30 घंटे का काम है तो 20 घंटे स्किल्ड वर्कर का काम होगा, 10 घंटे अनस्किल्ड वर्कर का जो है काम होगा। तो भाई आइडली इस रेशो में काम हमारा जो है होना चाहिए। ये बात समझ आती है। तो हमने कहा एक्चुअल अब कितने घंटे काम हुआ, 3 घंटे काम हुआ कि 30 घंटे काम हुआ कि 300 घंटे काम हुआ। तो आइडली किस रेशो में काम होना चाहिए था। अगर मिक्सिंग नहीं होती तो भाई ये काम होना चाहिए था, और मिक्सिंग के बाद कितने घंटे में काम हुआ, वो सारा काम जो है हुआ। और मल्टीप्लाई वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोडक्शन मैनेजर की। तो हम कह रहे हैं भी आप रेट को तो आप भूल जाएं, हम तो सिर्फ चेक करें इस मिक्सिंग से आपने फायदा कराया या नहीं कराया। इतनी बात क्लियर है। तो माइंड में वही रखो, एक्चुअल कितने घंटे काम हुआ, मान लेते हैं 60 आवर्स काम हुआ, किस रेशो में होना चाहिए था, 2:1 के रेशो में। तो भाई 40 आवर्स और 20 आवर्स काम होना चाहिए था। एक्चुअल काम कितना हुआ, मे बी 30 और 30 काम जो है हो गया। तो मे बी 30 और 30 काम हुआ, तो ये 60 आवर्स इस रेशो में लगने चाहिए थे। एक्चुअल में इतने घंटे हमने काम किया, तो भाई दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट जो है मेरा आ जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है। और उसके बाद और हमने कहा इस मिक्सिंग से कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अभी मिक्सिंग करने में फायदा क्या हुआ, हमने कहा अगर चार्ट अकाउंटेंट ने बीकॉम का काम कर लिया या बीकॉम ने चार्ट अकाउंटेंट का काम कर लिया, स्किल्ड वर्कर ने अनस्किल्ड का काम किया, अनस्किल्ड ने स्किल का काम किया, उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ। और वो कैसा आएगा, ये करने से हमने आवर्स ज्यादा लगाए या आवर्स सेव करे। तो हमने कहा एक्स्ट्रा आवर्स काम हुआ इस मिक्सिंग से या आवर्स बच गए, वो हमें मेन चेक जो है करना था। ये क्यों चेक करें, प्रोडक्शन मैनेजर वो चेक करें सर ये सेम काम अगर हम थोड़ा सा मिक्सिंग कर दें तो ओवरऑल कंपनी के लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, वो चेक करने के लिए ये सारा काम प्रोडक्शन मैनेजर का जो है होता है। तो हमने कहा इस मिक्सिंग से हमारे आवर्स बढ़ गए या आवर्स घट गए, पर एनीवेज क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, कॉस्टिंग, तो इस आवर बढ़ने या घटने से मेरी कॉस्ट पर कितना इंपैक्ट जो है आया, मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट पर आर जो है मुझे निकालना है। ठीक है जी। और वही चेक करें एक्स्ट्रा आवर्स, फिर से बात करते हैं एक्स्ट्रा आवर्स या आवर्स सेव कैसे निकालोगे, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर। बजट की बात यहाँ पर नहीं करते, 20,000 किताबें बनाने में कितने आवर्स लगे और कितने लगने चाहिए थे, बस बजट को प्लीज दूर जो है कर देना। अगर बजट को लोगे सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। कंफर्टेबल है तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे अगर मिक्सिंग नहीं होती, मिक्सिंग से कितने आवर्स लगे, ज्यादा लगे या कम लगे, वो मेरे को निकालना है। और फिर इफेक्टिव कॉस्ट पर आर वो कैसे निकालेंगे, हमें वेटेड एवरेज जो है करते हैं ऑफ एंटायर टीम, पूरी टीम का एक वेटेड एवरेज जो है करते हैं। और वो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 आवर्स स्किल्ड वर्कर का है, हमने कहा इनको हम देते हैं मे बी 1,000 रुपए की तनख्वाह, और हमने कहा अनस्किल्ड वर्कर इनको मान लेते हैं हम देते हैं मे बी 400 रुपए पर आवर। तो हमने कहा 3 घंटे की पेमेंट कितनी हुई, 2,000 प्लस 400, ये कितना हो गया 2400। तो 2400 की पेमेंट करके 3 आवर्स का काम कराया, तो पर आवर कितना हो गया 800 रुपए जो है आ जाएगा। तो ये क्या निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है। 2 आवर्स स्किल्ड वर्कर के उनकी पेमेंट कितनी 1,000 के हिसाब से, 1 आवर अनस्किल्ड का उसकी पेमेंट कितनी मे बी 400 के हिसाब से। तो भाई 3 आवर्स काम कराया, टोटल कितना हुआ आपका जो है 2,000 और 400 2400, 800 आवर्स मेरा 800 रुपीज पर आवर जो है मेरा आया। और उसके हिसाब से ये मेरा क्या आ जाएगा इफेक्टिव कॉस्ट, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर यील्ड वेरिएंस जो है मेरा आ जाएगा।
कंफर्टेबल है। और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चेक, हमने कहा मिक्सिंग और यील्ड वेरिएंस दोनों को ऐड करोगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है मेरा आ जाएगा। कंफर्टेबल है। और सेम स्टोरी मटेरियल मिक्स की है, जो एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम करा किस रेशो में करना चाहिए था, एक्चुअल मटेरियल हमने कितना कितना कंज्यूम करा, ग्रेड ए का, ग्रेड बी का, ग्रेड सी का, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस। और वही बात है, इस मिक्सिंग से मटेरियल मेरा ज्यादा यूज हुआ या मटेरियल मेरा बच गया, मटेरियल ज्यादा यूज हुआ, मटेरियल मेरा बच गया, वो और मल्टीप्लाई किससे करोगे, वही सेम इफेक्टिव कॉस्ट, और दोनों को ऐड करोगे, ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ बात समझ आती, फिर से बताएगा। ये पूरा टॉपिक मैंने शायद टू लेक्चर्स शायद मैंने लिए थे, और 2 लेक्चर्स मतलब 5 घंटे शायद इस टॉपिक को समझाने में लगाए थे। तो ऑब्वियसली देखो, जो 20 घंटे का काम है, 20 आवर्स का, मैं सिर्फ 2 आवर्स में समराइज करने की मेरी कोशिश इस समय है। तो ये मैंने पूरा टॉपिक शायद 5 घंटे लिए थे, 5 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो मेरे को उम्मीद है ये आपको वो सब आ गया होगा। इस समय तो सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ, कल को थोड़ा सा कहीं अटक गए हो तो मैं आपकी सिर्फ मदद इस समय इस बात की जो है कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो तो इसी पर एक छोटू सा सवाल अब करके जो है देखते हैं। तो लो जी, एक छोटू सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मतलब एक यूनिट मैंने आपको दिया है इजी बनाने के लिए। तो एक यूनिट पर स्टैंडर्ड दे दिया है, ग्रेड 1 1000 आवर्स लगने चाहिए थे, लगे कितने, 800। ग्रेड 2 के 500 आवर्स लगने चाहिए थे, लगे कितने, 850। और एक यूनिट को बनाने के लिए आइडियली 1500 आवर्स लगने चाहिए थे, पर इस मिक्सिंग की वजह से 1650 आवर लगे। और रेट मैंने आपको दे दिया है 10, 2, 9 और 2.5। और अब एक बात शुरू करो, पहले निकालो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मैं दिखा देता हूं, तो उसके बाद आगे कर सकते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन जो है आया, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी। तो इस यूनिट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आइडियली 1000 आवर्स लगने चाहिए थे 10 रुपए के हिसाब से, एक्चुअल में 800 घंटे लगे 9 रुपए के हिसाब से, ये डिफरेंस आया होगा। ऐसे ग्रेड 2 इतने आवर्स लगने चाहिए थे इस प्राइस के हिसाब से, इतने आवर्स लगे इस प्राइस के हिसाब से, टोटल जो है किया। ऐसी अब लेबर रेट वेरिएंस, आइडियल वेरिएंस तो शायद इसमें नहीं होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आप मुझे निकालकर जो है बताएं। लो जी, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आप मुझे निकालकर जो है बता दीजिए। ओके, निकाल भी दिया है। नहीं, अच्छा, तान्या सक्षम ने अभी तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाला है। हाँ, एक बार आप चेक कर लें, ये आपका आंसर 1675 सही से आ गया होगा। लेबर रेट वेरिएंस कह रहे हैं 375 फेवरेबल, राशि ने, आदित्य ने, निकिता ने 375 फेवरेबल, सारे बच्चों ने निकाला है। अच्छा, हिमांशु ने तो लेबर मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस भी जो है निकाल दिया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मेरे को बड़ी खुशी है आप फटाफट निकाल पा रहे हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है पहले वो मुझे बता दीजिए। अक्षत ने भी निकाल दिया है। मेरे को लेबर एफिशिएंसी वो बता रहे हैं 1300 फेवरेबल। अच्छा, सबका आदित्य सक्षम, अच्छा भर गया। ठीक है। तो भाई चेक करें, और इसका अगर टोटल करोगे 1675 फेवरेबल मैच जो है हो रहा है। तो लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस को टोटल करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है आ जाएगा। और चेक कर लें, तो वही ग्रेड 1 की बात करें, 10 रुपए की कॉस्ट थी, 9 रुपए जो है आया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स 800 रुपए, ऐसे 2 और 2.5 का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 850। तो ये लेबर रेट वेरिएंस जो है 375 जो है आपका आ गया है। तो भाई ये मैच हुआ। और ऐसे लेबर एफिशिएंसी
इतने आवर्स लगने चाहिए थे और इतने आवर्स लगे 1800, 500, 850 ये मेरे आवर्स लगने चाहिए थे, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये 1300 फेवरेबल जो है आ जाएगा। और फटाफट से रिकंसिलिएशन, ध्यान रखना पेपर में इसके भी एक नंबर जो है होता है, तो भी इसका एक नंबर जो है होता है, तो रिकंसिलिएशन जरूर बना देना, तो ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी। और अब आगे बढ़ते हुए लेबर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। अब ध्यान से देखो मिक्स वेरिएंस की क्या स्टोरी है। तो हमने कहा मिक्स वेरिएंस, ध्यान से देख लो, एक्चुअल आवर्स कितने हैं 1650, एक्चुअल आवर्स कितने 1650, वो आइडियली इस रेशियो में होना चाहिए था। ये क्या है 2:1। चाहे तो आप ऐसे कर लो, तो अगर 2:1 करना चाहे वो करो, नहीं तो बेटर क्या रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये 1000 डिवाइड बाय 1500 कर लेते हैं, 500 डिवाइड बाय 1500 जो है कर लेते हैं, तो वो 2:1 का रेशियो जो है यहाँ तो दिख रहा है, नहीं तो आप सीधा सीधा जो है कर सकते हैं। तो भाई 1650 आइडियली हमें इस रेशो में 2:1 के रेशो में करना चाहिए था, इस रेशो में काम होना चाहिए था। और ग्रेड 1 के कितने आवर्स लगे 800 और 850 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान रखना प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा स्टैंडर्ड रेट दे रहे हैं, क्यों, हम कह रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेबर सस्ती है कि महंगी है, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं आपको लेबर तो हम स्टैंडर्ड रेट पर जो है देंगे। और सारे ही बच्चों ने आंसर निकाल दिया है 2400 फेवरेबल, सबका आंसर आ गया, मेरे को बहुत खुशी है, आप सबकी तैयारी अच्छी जो है चल रही है, सब ने ही आंसर बिल्कुल सही जो है निकाल लिया है। और लेबर यील्ड वेरिएंस, इस मिक्सिंग से हमने काम जल्दी खत्म किया या लेट हुआ, 1500 घंटे का काम था और ये 1650 घंटे में हुआ, इसका मतलब 150 आवर्स एक्स्ट्रा जो है लगे। तो हमने कहा एक्स्ट्रा आवर्स कितने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 150 आवर्स, तो ये काम 150 घंटे एक्सटेंड जो है हो गया, पर उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ कॉस्ट पर, तो चेक करें। तो हमने कहा आइडियली बात करें इसको, फिर चेक करें, तो भाई कैसे निकालना है, तो वही आप चेक करना। हमने कहा टीम का इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, वो कैसे निकालते हो, हमने कहा 1000 आवर्स 10 रुपए के हिसाब से होंगे, 1000 आवर 10 रुपए के हिसाब से, 500 आवर 2 रुपए के हिसाब से, ये हो गया टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये खर्चा कर कर हम 1500 घंटे काम करवा लेंगे, तो पर आवर जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो चेक करें 1000 घंटे काम करवाने उसके 10 रुपए, तो हमने कहा भाई 10,000 रुपए ये मेरा आया, 1000 इंटू 10 10,000 रुपए आया। हमने कहा 500 घंटे 2 रुपए के हिसाब से होगा, तो 500 इंटू में 2 ये कितना आ गया आपका 1000 टोटल किया, और डिवाइड बाय ये हमने कहा 11,000 रुपए लगाकर हम 1500 घंटे काम जो है करेंगे, तो डिवाइड बाय 1500 तो 7.3333 जो है आ जाएगा। तो वही चेक करें, तो यहाँ पर मैंने सेम काम किया, तो 150 मल्टीप्लाई वो जो मैंने लिखा था ये रफली आ रहा है 7.3333, जब सॉल्व करोगे 1100 एडवर्स जो है आ जाएगा, जो सारे बच्चों ने ही जो है निकाल लिया है। और बेस्ट पार्ट इन दोनों को जरा चेक करें, 2400 फेवरेबल 1100 एडवर्स, दोनों का टोटल कितना आ रहा है 1300 फेवरेबल, और ये मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है होना चाहिए, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1300 फेवरेबल जो है आ गया है। कंफर्टेबल है, लो जी। स्टूडेंट कह रहे सर नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड किया हुआ है, मैं समझा नहीं। हाँ, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ वर्क आवर्स जो है वो आपका रहता है। ठीक है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर कुछ क्वेश्चंस में हम सर नंबर ऑफ वर्कर्स से करते हैं, वो एक ही बात है। जैसे अच्छा हमारे पेपर में ना ऐसी वैरायटी भी हो जाती है, इसको ऐसे कर लो, तो अभी हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ वर्क आवर्स से ही करते हैं, तभी तो आपका जो है पर आवर आएगा। और आपकी किताबों में ऐसा भी होता है, मैंने आपको क्या दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया, मैंने कितना दिया, मे बी 100 वर्कर और मे बी 50 वर्कर मैंने ऐसे दिया, और मैं नीचे लिखा आवर्स वर्क, वो कितना है 10 आवर्स। तो कई बार ऐसे भी आपको जो है दिया होता है कि भी देखो 100 वर्कर थे, 50 वर्कर थे, और 100 वर्कर ने भी 10 घंटे काम किया, तो ये कितना आ गया 1000, 50 वर्कर ने भी 10 घंटे काम किया, वो कितना हो गया 500, तो ये आ गया। तो आप चाहें जब भी मिक्सिंग की बात कर रहे हैं आइडली तो मुझे इसी रेशो में काम जो है करना है, तो आप चाहें तो 1000 और 500 करो, चाहो तो 100 और 50 करो, सेम रेशियो जो है आ जाता है।
ये बात क्लियर है? तो भी करना कंसेप्ट यही चल रहा है। तो आप चाहें, अब पेपर में क्या वैरायटी गिवन होगा मुझे नहीं पता, तो आइडियली हमें वर्क आवर्स में ही काम करते हैं, तो आपको कई बार नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन होता है और नीचे आपको कलेक्टिवली क्या होता है, इतने घंटे इस पूरी टीम ने काम जो है किया। तो आइडियली होना तो ये चाहिए, आप वर्क आवर्स निकाल कर सॉल्व करो, पर कई बार हम नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में भी कर देते हैं, देखो गलत है पर वो सेट ऑफ हो जाता है। इतनी बात भी क्लियर है? चलो जी और आगे बढ़े। लो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? स्टूडेंट कह रहे सर यहाँ पर आवर्स सेव हुए हैं। बेटा आवर्स सेव नहीं हुए, 1500 घंटे का काम था, एक्चुअल में इस काम को करने में 1650 आवर्स लग गए। तो आप बताओ, जो काम 1500 का था मैंने 1650 में करा है, तो आवर्स सेव हुए हैं या एक्स्ट्रा लगे हैं? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कंफर्टेबल है? लो जी, तो अभी चेक करें, मेरे हिसाब से अभी शायद 1 आवर हुआ है जिससे मैंने लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट आपको सारा जो है कराया। भाई तो बहुत स्लो जो है जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी, पर अगर रिवाइज करें तो मैं अगर जो बात करी थी आइडली आप घर पर कैसे रिवाइज करोगे, फटाफट से 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट बनाने में कितनी कॉस्ट जो है लगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। ये इतनी बात आपको डेली जो है बोल बोल कर याद जो है करनी चाहिए। फिर आए कॉस्ट में वेरिएशन, 2 भागों में हो सकता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस परचेज डिपार्टमेंट को याद करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस, एक प्राइस सेट किया था, इस प्राइस पर आपको सामान लेना है, माइनस एक्चुअल प्राइस, इस प्राइस पर आपने सामान लिया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकाल रहे हैं कॉस्ट के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकालते हैं टोटल परचेज प्राइस वेरिएंस के लिए। फिर हम प्रोडक्शन मैनेजर के पास गए, कितनी क्वांटिटी को यूज करने में कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और आपको प्राइस के बारे में चिंता मत करो, आपको हम इशू करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस पर, तभी मटेरियल में स्टोर लेजर जब बनाया होगा फीफो लीफो के साथ एक स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में मैंने आपको जो है सिखाया था। फिर आगे बढ़े, मटेरियल यूसेज के अंदर हमने कहा यूज में कितना फर्क आया, उसके अंदर भी 2 भाग आते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल की मिक्सिंग से कितना वेरिएशन आया और मटेरियल की मिक्सिंग से प्रोडक्टिविटी में कितना फर्क जो है मेरा आया। तो हमने कहा जितना मटेरियल कंज्यूम करा, जितना मटेरियल कंज्यूम करा, फिर ध्यान मिक्स वेरिएंस, किस रेशियो में मटेरियल लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम माइनस क्या, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी आपने कंज्यूम करी, मल्टीप्लाई किससे करोगे, स्टैंडर्ड प्राइस से। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इस यूसेज से मटेरियल मेरा ज्यादा यूज हुआ या मटेरियल मेरा कम जो है यूज हुआ। तो मटेरियल एक्स्ट्रा यूज या मटेरियल सेव, मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट पर आपका जो केजी या पर लीटर जो भी मटेरियल जो है आ रहा है। ऐसे ही लेबर पर आए, हमने कहा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन जो है आया, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट जो है लगी। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड रेट क्या होना चाहिए था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, क्योंकि जितनी पेमेंट कर दी वो सारी की सारी पेमेंट हमारा खर्चा जो है माना जाता है, क्यों लेबर का क्लोजिंग स्टॉक जो है नहीं होता। और हमने कॉस्ट में पहले गए एचआर डिपार्टमेंट के पास, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, बताओ अभी लेबर सस्ती मिली या महंगी मिली, स्टैंडर्ड रेट, आपको एक रेट हमने दिया था, माइनस क्या है एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड, कितने घंटों की पेमेंट जो है करी। फिर हम गए प्रोडक्शन मैनेजर के पास, भी लेबर हमने आपको सप्लाई कर दी, काम हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने कहा सर काम ही नहीं हुआ, बिजली चली गई थी, लेबर खाली बैठी रही, कितने घंटे लेबर खाली बैठी रही, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और जब काम हुआ, लेबर ने बढ़िया बढ़िया काम करा, जोश में काम किया, बेहोशी में काम जो है किया, कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था, कितने घंटे में काम हुआ, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय माइनस में एक्चुअल आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट जो है आ जाएगा। और उसके बाद वही मिक्सिंग और यील्ड वेरिएंस, जितने घंटे काम हुआ किस रेशियो में होना चाहिए था, एक्चुअल में कितने घंटे में काम हुआ, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, लेबर मिक्स वेरिएंस या गैंग वेरिएंस। और इससे हमने आवर्स ज्यादा लगाए या आवर्स कम लगाए, एक्चुअल आवर्स या आवर्स सेड, मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट पर आर जो है आ जाएगा।
कंफर्टेबल हैं। ऐसे अगर डेली अगर रिवाइज करते जाओगे ये बहुत अच्छे से माइंड में सेट जो है हो जाएगा। लो जी, पहले तो यहां तक आई होप सब कुछ अच्छे चल रहा है, किसी को कोई भी इसमें डाउट हो? ठीक है जी, सब खुश हैं। चलो इसके बाद लास्ट टॉपिक पर जो है मेरे आ जाते, तो टारगेट वही था भाई 2 घंटे में सारा रिवाइज जो है अपन को करना है। तो भाई अब 1 घंटा हो गया है और अब 1 घंटा मेरे पास रह गया है। इसमें अब अपन जो है ओवरहेड पर जो है आ जाते हैं। तो लो जी, मेरे लास्ट टॉपिक पर आए और टॉपिक क्या है? ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, स्पीड मेरी ठीक चल रही है, स्पीड मेरी ठीक चल रही है। देखो आइडली फिर कहूंगा कि भाई 20 घंटे का है, 2 घंटे में रिवाइज जो है करा रहा हूं, पर कोशिश मेरी वही थी कि आपको कॉन्फिडेंस भी जो है आ जाए। ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं स्पीड बिल्कुल ठीक है, तो आई होप कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है बिना सवाल के कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कोशिश वही थी, अगर चाहता तो शायद 15-20 मिनट में भी ये पूरा रिवाइज करा देता, पर मेरा पर्पस वही है कि 2 घंटे में आज आपको सारा कंसेप्ट मिल जाए, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर से जो है कर सकते हैं। तो लो जी, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उन सबको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड। हम एक नाम जो है दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल। मैंने कहा जो मटेरियल मैंने आपको डायरेक्टली दिया, किताबें आपको दी, वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं यूज तो करता हूँ, जैसे ये पेन मेरा क्या है? मटेरियल तो है, ऑब्वियसली मैं आपको जो है नहीं दे रहा। मैंने अपने स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर बनाया, रजिस्टर एक मटेरियल है पर आपको नहीं दिया, वो सब क्या चीजें? इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आ जाता है। ऐसी डायरेक्ट लेबर, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, दैट इज अ डायरेक्ट लेबर, पर मेरे ऑफिस में रिसेप्शन पे, बैकएंड पे वो जो पूरी टीम है वो सब क्या है? इनडायरेक्ट लेबर जो है आ जाती है। ऐसे एक्सपेंस की बात करें, हमने आपको गूगल ड्राइव के थ्रू क्लासेस दी, तो हर गूगल ड्राइव पर हमने आपको एक की जो है दी है, हमने आपको एक टेस्ट ऐप जो है दी है जिससे आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। तो हम पर की, हम जिस कंपनी से हमने ये सामान लिया है उनको पर की हमें पेमेंट जो है करते हैं। जिस कंपनी से हमने टेस्ट ऐप बनवाया है पर स्टूडेंट उनको हम पेमेंट जो है करते हैं, वो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। जितने एडमिशन्स हुए उतनी हमने पेमेंट टूवर्ड्स की हमने करी, टूवर्ड्स टेस्ट ऐप जो है हमने किया। तो हमने कहा ये सारा खर्चा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। पर हमने कहा इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमने कहा पर स्टूडेंट नहीं होते। जैसे मैं इस प्रीमाइसेस से जहां से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका रेंट ये पर स्टूडेंट नहीं होता। बिजली का बिल जो आया वो पर स्टूडेंट जो है नहीं होता, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है बनकर जो है आता है। इतनी बात क्लियर है। और वो अगर बात करें तो उसकी कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया, तो हमने कहा ओवरहेड की कॉस्ट में कितना वेरिएशन जो आया उसको हमें टेकअप जो है करना है। ठीक है, अब इस बात को समझें। डायरेक्ट का एक अलग अप्रोच थी। मटेरियल की बात करें तो अगर मैंने ज़्यादा बच्चे पढ़ाए तो ज़्यादा किताबें मेरे को प्रिंट करवानी पड़ी, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है चलता है। पर मैं अभी रेंट की बात करूं, इस समय मैं बिजली के बिल की बात करूं, मैं इस समय ऑफिस से पढ़ा रहा हूं और इस समय आपकी रिवीजन क्लास ले रहा हूं, तो इस समय 1 बच्चा आए या 1000 बच्चा आए या 1 लाख बच्चा आया, क्या मेरे रेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या मेरे इसमें बिजली के बिल पर कोई फर्क पड़ेगा? मेरा एक एसी इस समय जो है चल रहा है, एक एसी चल रहा है, कुछ मेरा यहाँ पे काम चल रहा है, तो बिजली का जो भी बिल आएगा, इससे मैं 1 बच्चे को पढ़ाऊं तब भी ये मेरा खर्चा है, इससे मैं 10,000 बच्चों को पढ़ाऊं तब भी मेरा खर्चा जो है आ जाता है। तो इसलिए इसकी सोच थोड़ी सी चेंज जो है हमारी चलती है, ये बात समझ आती है। तो भी इस बात को जो है, हाँ जी, इस बात को फिर आगे बढ़ते हैं तो समझे इसकी स्टोरी क्या है। हम इसके लिए काम करते हैं रिकवर्ड और एक्चुअल के साथ जो है कंपेयर करते हैं। इसका क्या स्टोरी बनती है? ईयर के स्टार्टिंग में हम बनाते हैं अब बजट। बस बात को समझना, मटेरियल में, लेबर में कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से और ओवरहेड में कंपेयर करते हैं बजट से। ठीक है जी। और अब स्टोरी क्या रहती है? मैंने इस साल बजट बनाया और बजट मैंने सोचा 10,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा। मान लो प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट, मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा, 10,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा। 10,000 यूनिट जो है मैंने बनाया और साथ में सोचा इस साल मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिजली, पानी, रेंट, सबका खर्चा मान लेते हैं
1 लाख रुपए का खर्चा जो है आएगा, या 10 लाख का खर्चा जो है मान लेते हैं। तो भाई मैंने कहा भाई 10 लाख का खर्चा जो है मेरा होगा, और मैंने कहा उससे मैं 10,000 बच्चों को जो है पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा इसका मतलब 100 रुपये पर यूनिट मुझे आपकी कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए। ये क्या है, एक एस्टिमेटेड है, मैं कभी पर स्टूडेंट खर्चा नहीं बता सकता। अगर 10,000 के 12,000 बच्चे हो गए, रेंट पे कोई फर्क जो है नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड नहीं कहते, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड। मैं ये नहीं कहता एक बच्चे पर 100 रुपए के हिसाब से खर्चा मेरा जो है बंद गया है, ये मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं है। मैं तो क्या कहा, मैंने कहा भाई 10,000 बच्चे मैंने सोचा, और मैंने कहा मेरा रेंट बिजली पानी सबको जब टोटल किया वो 10 लाख का खर्चा आया। तो मैंने कहा इसका मतलब हर एक बच्चे से मुझे रिकवर करना है, मुझे आपसे पैसा रिकवर करना है 100 रुपए, मुझे आपसे 100 रुपए रिकवर जो है करना है। इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं कहते, इसको हम बजटेड कॉस्ट नहीं कहते, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड। मैंने हर स्टूडेंट की कॉस्ट में जब आपकी मैंने फीस डाली, उस फीस में मैंने 100 रुपए मैंने इस ओवरहेड के नाम के जोड़ दिए, अपोर्शन कर दिए, एलोकेट कर दिए, एब्जॉर्ब कर दिए, एक शब्द कुछ भी जो है मान ली। ये एक्चुअल खर्चा नहीं, ये मैंने सिर्फ एक उम्मीद में कि भाई मेरे पास 10,000 बच्चे आएंगे, हर बच्चे से अगर मैं 100 रुपए इकट्ठा कर लूंगा तो टोटल में 10 लाख रुपए मेरी रिकवरी जो है हो जाएगी। ये बात क्लियर है। तो मैंने कहा 10,000 बच्चे अगर मेरे पास आते हैं, हर बच्चे से अगर मैं 100 रुपए की रिकवरी कर लेता हूं, तो इस साल ये जो खर्चा मेरा होगा मैं उसको रिकवर जो है कर लूंगा। तो हमने ओवरहेड कॉस्ट बेस में क्या होता है, मैंने इस साल कितना रिकवर कर लिया, इस साल कितना रिकवर करा, और इस साल मैंने एक्चुअल में बिजली पानी पर कितना खर्चा जो है मैंने कर दिया है। ये बात क्लियर है। तो भाई वही चेक करें, एक तरफ मैं क्या कर रहा हूं, मैं एडमिशन्स ले रहा हूं, हर बच्चे से 100 रुपए रिकवर कर रहा हूं, और यहाँ मैं पर मंथ में भी रेंट पे कर रहा हूं, पर मंथ में इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूं। तो ईयर के एंड में मैं चेक करूंगा मैंने कितना रिकवर करा और कितना बिजली पानी का मैंने खर्चा जो है करा। तो नेट मेरी जेब से पैसे गए या नेट मेरी जेब में पैसे जो है आ गए। ठीक है, इस सोच को बिल्कुल चेंज करना। मटेरियल में ऐसा नहीं था, मटेरियल की सोच अलग थी, कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना खर्चा हुआ। यहां पर सोच क्या है, कितना खर्चा हुआ और कितने की रिकवरी मैंने जो है कर ली है। मैं हर महीने बिजली पानी में जो है पे करता जा रहा हूँ, वो एक इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट चल रहा है। चाहे इस साल एडमिशन हुए या नहीं हुए, मेरे को रेंट तो देना ही देना जो है पड़ेगा। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा जो है मेरा नहीं है। और मैंने कहा दूसरी तरफ क्या है, हर बच्चे से मैं रिकवर जो है करता जो है जा रहा हूँ। कुछ कुछ बात समझ आती है। और वही बात करें, हमने कहा ओवरहेड 2 प्रकार के होते हैं। एक हमने कहा बिल्कुल फिक्स्ड है, जैसे कि रेंट। मैंने कहा रेंट मेरा बिल्कुल फिक्स्ड है, अगर बच्चे कम ज्यादा हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय यूनिट प्रोड्यूस या सर्विसेज डिलीवर्ड। ये मेरा बिल्कुल सैलरी मेरी बिल्कुल फिक्स्ड है, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड। और दूसरा क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड जो मैं नॉर्मली कहता हूं, बिजली का बिल। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, तो बिजली का बिल थोड़ा सा ज्यादा जो है मेरा आ जाएगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगी, रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आज अपनी प्रीमाइसेस में 2 घंटे काम करूं या 10 घंटे काम करूं या 24 घंटे काम करूं, रेंट तो मेरा पूरा का पूरा फिक्स्ड है। पर अगर मैं 2 घंटे काम करूं तो 2 घंटे बिजली का बिल आएगा, 4 घंटे काम करूं 4 घंटे का बिजली का बिल आएगा, अगर मैं 24 घंटे काम करूं 24 घंटे बिजली का बिल जो है आ जाएगा। यदि बात क्लियर है। इसलिए इन दोनों की सोच फिर थोड़ी थोड़ी चेंज जो है हो जाती है, क्योंकि प्योरली फिक्स्ड है, इसका सोच अलग हो जाएगी। और ये थोड़ा सा वेरिएबल है, तभी लिखा ये यूनिट के साथ वेरी नहीं करता, पर ये आवर्स के साथ वेरी जो है करता। अब 1 घंटे में आपने 4 यूनिट बनाए या 400 बनाए या 2 यूनिट बनाए, वो बात अलग है। पर अगर 1 घंटा बिजली आपने यूज करी, बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा। कंफर्टेबल है। और आगे बढ़े तो लो जी चेक करें, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। हमने कहा तो भी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है आ जाएगा। और अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, माइंड में रखना रेंट। तो भाई रेंट की रिकवरी
और रेंट एक्चुअल पे में कितना वेरिएशन आया। मैं ये नहीं कहूँगा रेंट कितना लगना चाहिए था और कितना लगा, वो मेरा मटेरियल लेबर में होता है। यहाँ बिल्कुल सोच चेंज है कि भाई रेंट मेरे को देना था, मैंने इनिशियल सोचा इतना रेंट मुझे देना होगा, इतने बच्चों में पढ़ाऊंगा, पर स्टूडेंट इतने बच्चों की रिकवरी से मेरा रेंट रिकवर जो है हो जाएगा। तो इस साल मैंने रेंट कितना रिकवर करा आपके एडमिशन के थ्रू, और दूसरा मैंने कितना रेंट जो है मैंने पे जो है कर दिया है। कुछ को बात समझ आती है तो चेक करो, रेंट कितना रिकवर करा वो क्या होगा, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने कितना आउटपुट बनाकर बेचा या कितना आउटपुट मैंने जो है बनाया, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट, हर यूनिट पर कितनी कॉस्ट मैंने जो है ऐड करी थी। और रिकवरी रेट कैसे आएगा, वही बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। मान लो मेरे को 10 लाख रुपए का रेंट देना था और मैंने कहा 10,000 यूनिट में जो है बनाऊंगा, तो भाई 100 रुपए पर यूनिट मैंने एक एक यूनिट की कॉस्ट में ऐड जो है कर दिया। इतनी बात क्लियर है। तो ये मैंने कितना रिकवर करा, तो एक्चुअल में अब मैंने 10,000 बच्चे पढ़ाए या 20,000, मैंने इस साल 20,000 बच्चे पढ़ा दिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो भाई 20 लाख रुपए की मैंने रिकवरी जो है कर दी। तो मैंने कहा, मैंने क्या सोचा था 10,000 बच्चे पढ़ाऊंगा और मैंने उसके हिसाब से रिकवर क्या सोचा था 100 रुपए पर यूनिट सोचा था। इस साल 20,000 बच्चे मैंने पढ़ा दिए तो 20 लाख रुपए की रिकवरी जो है मेरी हो गई। और मैंने रेंट कितना पे करा, अगर रेंट मैंने 10 लाख का ही पे करा, 10 लाख का पे करा, 20 लाख की रिकवरी हो गई, तो 10 लाख एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया, फेवरेबल जो है हो गया। और हो सकता है लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया, 12 लाख कर दिया, तो रिकवरी कितनी हो गई 20 लाख। रिकवरी कितनी हुई 20 लाख, मैंने पे कितना किया 12 लाख, तो मैंने कहा 20 लाख की रिकवरी, 12 लाख पे किया, तो 8 लाख का अभी मेरा फायदा जो है मेरा हो गया। कुछ की बात समझ आती है। आई होप स्पीड मेरी ठीक चल रही होगी। भाई फिर से बता रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ाया था, बहुत स्लो पढ़ाया था, अब स्पीड मेरी थोड़ी सी 2x 3x 4x पर जो है चल रही है। पर उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप सबने ये पढ़ लिया है, आज से रिवाइज कराना है, तो आई होप आपको ये सारी बातें जो है समझ आ रही होंगी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो वही चेक करें, तो हमने का रिकवर कितना किया, 8 लाख की रिकवरी जो है हो गई। अब दो बातें हैं, ये 8 लाख मेरा फायदा क्यों हुआ, दो ही चीजें थी, मैंने रिकवर ज्यादा किया उससे फायदा हो सकता है, या लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया या कम किया उससे फायदा नुकसान जो है हो सकता है। और वो स्टोरी है, हमने कहा या तो मैंने जो सोचा था बजट, जितना मैं लैंडलॉर्ड ने सोचा था उतना ही रेंट रहा, या मेरा बजट ही बिगड़ गया। जैसे भी कोविड की बात करें तो कोविड में कई लैंडलॉर्ड ने रेंट कम कर दिया था, कई लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया था। तो हमने जो सोचा था 10 लाख का बजट हमारा था कि 10 लाख रुपए हम रेंट पर देंगे, एक्चुअल में लैंडलॉर्ड ने 10 के कर दिए 12 लाख। एक्चुअल लैंडलॉर्ड ने कितने कर दिए 10 के 12 लाख, तो मेरा 2 लाख का तो बजट ही हिल गया। फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस, वो जो फिक्स्ड ओवरहेड का बजट था, मेरे रेंट का जो बजट था उसमें कितना वेरिएशन आया। तो मैंने बजट बनाया था 10 लाख रुपए का, मेरा बजट ही गलत जो है हो गया, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने 12 लाख जो है कर दिया, रेंट बढ़ा दिया कितने से 2 लाख। तो ये क्या है 2 लाख एडवर्स जो है हो गया, कंफर्टेबल है। और दूसरा मैंने कहा मेरी रिकवरी कितनी हुई, तो हम क्या करते हैं फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जितने ज्यादा आउटपुट बनाऊंगा, जितने ज्यादा बच्चे पढ़ाऊंगा, उतनी ज्यादा रिकवरी जो है हो जाएगी। और उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड। अब ध्यान रखना माइनस बजटेड आउटपुट। स्टूडेंट की बात करें, मैंने 20,000 मान लीजिए बच्चों को पढ़ाया, सोचा क्या था 10,000 बच्चों को पढ़ाने का सोचा था। और जब मैंने ये बजट बनाया था, जब रिकवरी रेट निकाला था, तब 100 रुपए के हिसाब से मैंने अपना काम शुरू जो है कर दिया था। तो मैंने सोचा था 100 रुपए हर बच्चे से रिकवर करने, करते 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 मैंने 20,000 बच्चों पर रिकवर किया और 10 लाख रुपए का मेरा फायदा जो है हो गया। तो रिकवरी से 10 लाख का फायदा हुआ, बजट से 2 लाख का नुकसान हुआ, नेट कितना हो गया 8 लाख का जो है नेट मेरा फायदा जो है हो गया है। ठीक है जी, तो भाई आगे चेक करें और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने कहा फिर से चेक करें ओवरऑल जो मेरा फायदा नुकसान, बजट से कितना फर्क आया और वॉल्यूम से कितना फर्क जो है आया। बजट का मतलब लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ाया या कम करा, वो एक एस्पेक्ट हो गया। और मैंने कहा वॉल्यूम, जितनी ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा होगा रिकवरी ज्यादा हुई, जितना वॉल्यूम कम होगा रिकवरी कम जो है हो गई। ठीक है, अब जैसी वॉल्यूम की बात करी
तो भी एनालिसिस थोड़ा सा हमारा और बढ़ गया। और एनालिसिस क्या बढ़ा, आखिर प्रोडक्शन कैसे बढ़ गई, आखिर प्रोडक्शन कैसे बढ़ गई। दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने वर्कर को ज्यादा काम करवाया, ज्यादा घंटे काम कराया, ओवर टाइम भी प्रोडक्शन अगर बड़ी है तो इसका ज्यादा घंटे काम करवाया होगा, या एफिशिएंसी उसी आवर्स में आपने कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन जो है कर दी। तो बस थोड़ा सा एनालिसिस हमने और किया कि भाई वॉल्यूम कैसे बढ़ गई, या तो कैपेसिटी बढ़ गई, हमने सिंगल शिफ्ट की जगह फैक्ट्री को डबल शिफ्ट में काम करा, इसलिए जब डबल शिफ्ट में काम करा प्रोडक्शन भी मान लीजिए डबल जो है हो गई। या फिर क्या होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस, हमारे वर्कर इतने होनहार हैं, उन्होंने बढ़िया बढ़िया फटाफट काम करके प्रोडक्शन जो है बढ़ा दी। तो जब कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमने कहा डबल शिफ्ट में काम किया तो भी कितने घंटे काम हुआ, और वही बात है कितने घंटे काम हमने सोचा था। तो अब हम बात करें कैपेसिटी सिंगल शिफ्ट या डबल शिफ्ट, तो हमने कहा भी कितने घंटे का बजट था। ध्यान रखना, बस यहाँ स्टैंडर्ड की बात अपन नहीं करते। तो हमने कहा जब 10,000 स्टूडेंट्स की बात किया, 10,000 आउटपुट की बात करी, उस समय कितने घंटे हमने सोचा था। और अब क्योंकि हमने आउटपुट बढ़ाया है, क्योंकि हमने आउटपुट बढ़ाया, उसका रीजन ढूंढ रहे हैं। आउटपुट कैसे बढ़ा, क्योंकि हमने डबल शिफ्ट में काम किया तो ज्यादा घंटे काम हुआ। जब ज्यादा घंटे काम हुआ ज्यादा आउटपुट बना, तो जब ज्यादा आउटपुट बनेगा रिकवरी ज्यादा जो है हो जाएगी। तो भी एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स और मल्टीप्लाई, जब आवर्स की बात करते हैं रिकवरी रेट पर आवर जो है आ जाता है। कुछ की बात क्लियर है। तो हमने कहा हमने सोचा था इतने घंटे काम करेंगे, पर हमने आउटपुट बढ़ा दिया। आउटपुट बढ़ने के लिए हमने ज्यादा घंटे हमने वर्कर से काम कराया, तो जितने ज्यादा घंटे काम कराया उतनी ज्यादा रिकवरी जो है हमारी हो गई। और जब भी एफिशिएंसी की बात आए, एफिशिएंसी तो हमेशा एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। जब भी एफिशिएंसी, मटेरियल की एफिशिएंसी, लेबर की एफिशिएंसी, यहाँ एफिशिएंसी, जब भी एफिशिएंसी आए शब्द आता है स्टैंडर्ड। एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगे, मल्टीप्लाई बाय वही रिकवरी रेट पर आर जो है आपका आ जाएगा। कुछ की बात क्लियर है। मेरा जितना मानना है बस स्टोरी माइंड में मेरे तो बिल्कुल सेट है, ये स्टोरी माइंड में हमेशा होनी चाहिए। हमने कहा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, हमने कहा कॉस्ट, जब भी फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं एक तरफ रिकवरी हो रही है, एक तरफ रेंट मेरे को पे करना है, तो कितनी रिकवरी हुई, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल कितना रेंट मैंने पे किया, वो क्या है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिर उसके एनालिसिस करी, हमने कहा आखिर ये फर्क क्यों आया। हमने कहा दो बातें हो सकती है, या तो रिकवर्ड कम ज्यादा हुआ होगा, या एक्चुअल मैंने रेंट कम ज्यादा पे जो है किया होगा। तो रेंट कम ज्यादा पे किया, फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस। तो हमने कहा बजट वेरिएंस का मतलब कितना रेंट सोचा था, कितना रेंट मैंने पे किया, प्लस माइनस में आ गया। और दूसरा मेरा क्या है, रिकवरी कम ज्यादा हुई होगी, उसको हम क्या बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ज्यादा आउटपुट ज्यादा रिकवरी, कम आउटपुट कम रिकवरी। तो हमने कहा एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर यूनिट। फिर आउटपुट की बात करी, ये आखिर ज्यादा आउटपुट कैसे हुआ, क्या आपने ज्यादा घंटे काम करवाया, या उसी आवर में आपने कुछ ऐसा कुछ करा कि लोगों ने, वर्कर ने एफिशिएंटली काम करके उसी आवर्स में ज्यादा आउटपुट जो है बनाया। तो ज्यादा घंटे काम करा उसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटी बढ़ा दी। 8 घंटे की हमने 10 घंटे काम किया, 8 घंटे हमने 12 घंटे काम जो है किया। तो जब कैपेसिटी बढ़ा दी तो हम कह रहे हैं एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय, हमने कहा रिकवरी रेट पर आर, या हमने एफिशिएंटली काम कराया। तो जब एफिशिएंटली की बात करते हैं, एफिशिएंसी माइंड में रखना हमेशा एक्चुअल आउटपुट से होती है स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे लगने चाहिए थे माइनस कितने घंटे जो है हमारे लगे। कंफर्टेबल है। और आगे बढ़े, यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस मेरे को लगता है थोड़ी सी ये जाती कर दिया आईसीआई ने, तो थोड़ा सा और आगे जो है बढ़े। उन्होंने कहा आखिर ये आवर्स भी एक्स्ट्रा कैसे हो गए, आखिर आवर्स भी एक्स्ट्रा कैसे, आपने ज्यादा घंटे काम कैसे कराया। जानना चाह रहे हैं क्या सेम डे ओवर टाइम कराया था, या आपने सैटरडे संडे एक्स्ट्रा बुला लिया। ये बात समझ पा रहे हैं। तो हमने कहा इसके लिए हम क्या निकालते हैं कैलेंडर वेरिएंस। आखिर ये कैपेसिटी कैसे बढ़ी, ज्यादा घंटे काम कैसे बनाया। आप मंडे टू फ्राइडे 5 डेज अ वीक हमारी फैक्ट्री चलती है, तो क्या उसी में आपने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाया, या आपने सैटरडे संडे एक्स्ट्रा बुलाकर काम जो है कराया। तो जब डेज की बात करते हैं तो हम कैलेंडर वेरिएंस की बात करते हैं, तो वही सेम एक्चुअल कितने दिन बुलाया, और पहले हमने कितने दिन सोचा था, हमारा 5 डेज अ वीक था, 5 दिन बुलाते थे, इस बार 6 दिन बुला लिया, 1 दिन एक्स्ट्रा जो है बुलाया। तो जब एक्स्ट्रा बुलाओगे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी, एक्स्ट्रा रिकवरी जो है होगी। और जब डेज की बात करते हैं
रिकवरी रेट पर डे जो है आ जाता है। और लास्ट फिर रिवाइज कैपेसिटी। अब ये इंटर लेवल पर इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला आपको नहीं दिया। तो मैंने कहा रिवाइज कैपेसिटी क्या करो, कैपेसिटी में से कैलेंडर माइनस कर दो, रिवाइज आ जाएगा। ये कंसेप्ट मेरे को लगता है सी फाइनल में थोड़ा सा और डिटेल में जो है आप पढ़ लेंगे। कंफर्टेबल है? तो आई होप ये बात कुछ कुछ आपको समझ आ गई होगी। इसमें पहले किसी को कोई भी डाउट हो? कोई डाउट नहीं है, सारे बच्चे खुश हैं? पक्का पक्का? चलो, तो भाई कोई डाउट जो है नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और कई बार इंस्टीट्यूट आपसे क्या पूछता है, रेशियोज पूछ लेता है। लो जी, पेपर में 10 नंबर का सवाल आना ही आना है, चाहे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछेंगे या लेबर कॉस्ट पूछेंगे या ओवरहेड पूछेंगे या रेशियोज पूछ लेंगे। और अगर ये टॉपिक ऊपर समझ आया तो रेशियोज तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। चेक करो कैपेसिटी रेशियो। तो कैपेसिटी रेशियो से पहले कैपेसिटी वेरिएंस को याद कर लेना, ठीक है। तो ऊपर देखो कैपेसिटी वेरिएंस मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया था। कैपेसिटी वेरिएंस मेरा क्या है, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। तो बस ध्यान दो, यहां पर माइनस डिवाइड कर दोगे ना, ये मेरा रेशियो जो है बन जाएगा। तो भाई ये तो सिंपल सा है। कैपेसिटी अगर वेरिएंस निकालना है, एक्चुअल माइनस बजट करना है, और अगर रेशियो निकालना है तो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स जो है करना है। तो ये बड़ा इजीली याद होता है। ऐसी एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो भाई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अगर रेशियो निकालना है बस यहाँ डिवाइड कर दो, तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स जो है हो जाता है, ठीक है। ऐसी कैलेंडर रेशियो चेक करो, कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल डेज माइनस बजट डेज, बस को डिवाइड कर दोगे तो एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजट डेज जो है मेरा आ जाता है, ठीक है। और एक लास्ट एक्टिविटी रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, एक्चुअल आवर्स न्यूमरेटर में, एक्चुअल आवर्स डिनोमिनेटर में है, ये काटापिटी हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर आ जाएगा, बजट आवर्स नीचे जो है आ जाएगा, ठीक है जी। तो भाई रेशियोज तो अगर आपको वेरिएंस समझ आ गया तो रेशियो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। कई बार इंस्टीट्यूट रेशियोज पूछ लेता है तो मैं वो कहूँगा ऐसे फॉर्मूले याद मत करना, मेरे को तो तरीका वही याद है, मैं तो वेरिएंस याद रखता हूँ माइंड में, और वेरिएंस जहाँ पर माइनस था बस वहाँ डिवाइड करके मेरा काम जो है बन जाता है, ठीक है जी। चलो, तो भाई एक सवाल इस पर भी जो है कर लेते हैं। तो भाई छोटू सा सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सारे वेरिएंसेस निकालने हैं और सारे रेशियोज निकालने हैं। तो भाई आपको बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है। सोचा था 10,000 यूनिट बनाएंगे, एक्चुअल में 12,000 यूनिट बनाए। वर्किंग डेज 16 दिन सोचा था, 18 दिन काम हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड रेंट 2 लाख का सोचा था, इस बार लैंडलॉर्ड ने रेंट कम कर दिया 1.5 लाख। नंबर ऑफ मैन आवर सोचा था 40,000 घंटे काम करेंगे, एक्चुअल में 42,000 आवर्स जो है काम किया। तो मुझे बताएं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिर आएगा फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। पहले 3 चीजें मुझे निकालकर बता दे, और उसके लिए एक रिकवरी रेट पर यूनिट भी बता देना। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट में तनीषा कह रही है मेरे को, तनीषा ये बताओ फेवरेबल है कि एडवर्स, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। आपने मुझे 90,000 बताया है, फेवरेबल है कि एडवर्स, 90,000 फेवरेबल। ओके, बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। रिकवरी रेट कह रहे हैं 20 पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस बता रहे हैं, सारे बच्चों ने आंसर, बाप रे इतनी फटाफट फटाफट आंसर आ गए हैं। बजट वेरिएंस कह रहे हैं 50 फेवरेबल। रिकवरी रेट मेरा आ गया है, और अच्छा ऐसे स्क्रीन फ्लैश कर रही है। फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है 40,000 फेवरेबल। बाय गॉड, फटाफट फटाफट आप सबके आंसर जो हैं आ रहे हैं।
तो 90,000 फेवरेबल, 50,000 फेवरेबल और 40,000 फेवरेबल, सबके मेरे हिसाब से आंसर जो है ना स्क्रीन जिस हिसाब से फ्लैश कर गई है तो मुझे लगता है सबने आंसर जो है निकाल लिया है। तो भाई चेक करें, सबसे पहले फिर कंसेप्ट को पकड़ो। इनिशियली 1 अप्रैल को जब मैंने बिजनेस शुरू करा तो मैंने सोचा देखो भाई इस साल का, या ये तो 16 दिन है, तो मतलब इस महीने का मैंने बजट सोचा, इस महीने 2 लाख रुपए का मेरे को रेंट देना होगा और मैं उससे 10,000 यूनिट बनाऊंगा। तो मैंने कहा 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रिकवर जो है करना है। अब एक्चुअल में मैंने 12,000 यूनिट बनाए, 20 रुपए के हिसाब से रिकवर करा, इतनी मैंने रिकवरी करी और लैंडलॉर्ड ने लास्ट में 1.5 लाख रुपए उनको पे किया, तो भाई मेरा 90,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है जी। अब मैंने कहा फायदा हुआ, तो मैंने कहा फायदा क्यों हुआ, क्या लैंडलॉर्ड ने रेंट सस्ता करा या मैंने रिकवरी ज्यादा जो है करी। तो मैंने कहा मेरे बजट की बात करें तो रेंट कितना सोचा था 2 लाख, रेंट दिया कितना 1.5 लाख, तो यार 50,000 तो लैंडलॉर्ड की वजह से मेरा फायदा जो है हो गया। और फिर मैंने कहा रिकवरी भी कम ज्यादा हुई, तो मैंने कहा 10,000 सोचा था 12,000, तो 12,000 मेरा आया और 10,000 मैंने सोचा 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट भी बनाए, हर पर 20 रुपए, तो 40,000 का मेरा फायदा और इन दोनों को टोटल करा, ये मेरा 90,000 जो है आ गया है। कंफर्टेबल है, स्टेप बाय स्टेप सारी बात समझ आती है। तो जब ये समझ आया फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो मैंने कहा भाई अगर वॉल्यूम मेरा बढ़ गया है तो वॉल्यूम क्यों बढ़ा, आखिर मैंने 12,000 यूनिट एक्स्ट्रा कैसे बना लिए। 2 बातें हो सकती हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ज्यादा घंटे काम हुआ, या फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वर्कर ने फटाफट काम किया। और जब यहां बात करते हैं तो रिकवरी रेट पर आवर जो है मुझे निकाल कर बताएं। मेरे को तो ये स्टोरी हमेशा याद रहती है, मैं तो पेपर में भी जब व्हेन आई वाज एट योर एज तो भाई ये स्टोरी बोलता रहता था और फटाफट आंसर जो है आ जाता था। तो पर आवर कह रहे हैं सर 5 रुपए जो है आ रहा है। भाई 2 लाख का ओवरहेड और 40,000 घंटे के हिसाब से 5 रुपीज पर आवर हुआ। तो भाई निकिता कह रही है 10,000 फेवरेबल, ये निकिता क्या चीज है, कैपेसिटी या एफिशिएंसी। कैपेसिटी। राशि कह रही है सर 10,000 फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस है और 30,000 फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, दोनों को टोटल किया, वॉल्यूम वेरिएंस जो है आ रहा है। तो भाई वही चेक करें, कैपेसिटी बढ़ गई, 40,000 घंटे सोचा था, 42,000 घंटे काम हुआ, तो भाई 2,000 घंटे एक्स्ट्रा काम हुआ, 5 रुपए के हिसाब से रिकवरी हुई, तो ये 10,000 रुपए जो है मेरा आया। तो लो जी चेक करते हैं नीचे। तो मैंने कैपेसिटी 42,000 आवर्स हमने काम किया, सोचा कितना था 40,000, तो 2,000 घंटे ज्यादा काम किया, तो ये मेरा काम जो है हो गया। और फिर एफिशिएंसी की बात करें तो जैसे एफिशिएंसी आया तो माइंड में क्या करना है इस आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो जैसी एफिशिएंसी आए हमने कहा एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो हमने कहा 40,000 घंटों से 10,000 यूनिट बनते हैं, तो भाई 40,000 से अगर 10,000 आउटपुट बनता है तो बताओ 12,000 आउटपुट लिए कितने आवर्स लगने चाहिए। तो ये कितना आ रहा है 48,000 आवर्स लगने चाहिए थे, पर हमने ये काम 42,000 में ही कर लिया। तो भाई हमने का रिकवरी कितना 5 और ये कितना आ गया 30,000 जो है मेरा बनकर आया, दोनों को टोटल करा तो ये मेरा आपका जो है टोटल जो है हो गया है। ठीक है जी। और उसे बच्चों ने मेरे को आगे आंसर भी दे दिया। अब सर ये कैपेसिटी अगर बड़ी है तो ये कैपेसिटी क्यों बढ़ी, सर ये सर ओवर टाइम पे काम हुआ या दिन बढ़ गए, कैलेंडर वेरिएंस है या सेम काम हुआ। तो कैलेंडर की बात करें हमने कहा सर 16 दिन सोचा था, 18 दिन हुए, हमने सर 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा और सर 16 दिन में हमें रिकवर करना था 2 लाख रुपए, तो रिकवरी रेट पर डे वो कितना आएगा, हमने कहा भाई 2 लाख डिवाइडेड बाय 16, ये कितना आ रहा है 1250 नहीं 12,500, तो 12,500 जो है मेरा आया। एक दिन अगर हम फैक्ट्री रन करते हैं तो एक दिन रन करते हैं तो एक दिन का हमारा टारगेट होता है कि भाई एक दिन में इतना हमें रेंट रिकवर करना ही करना है। तो हमने कहा 2 लाख
का रेंट है हम 16 दिन में रिकवर करते हैं, तो एक दिन में हम कितना रिकवर करते हैं, हम 12,500 रिकवर करते हैं। तो हमने 2 दिन एक्स्ट्रा जो है काम किया, तो 2 दिन की एक्स्ट्रा रिकवरी जो है हमारी हो गई। और हमने कहा फिर ये मेरा है 25,000 फेवरेबल, ये मेरा है 25,000 फेवरेबल, और रिवाइज कैपेसिटी टोटल था, यहाँ माइनस आएगा, टोटल 10,000 फेवरेबल था, 25,000 इसका है, तो ये 15,000 एडवर्स जो है मेरा आ जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक सबके आंसर्स अच्छे से आ गए होंगे। और फटाफट से अब मेरे को रेशियो निकाल के बताओ। कैपेसिटी रेशियो इन दोनों को डिवाइड कर देना, एफिशिएंसी रेशियो इन दोनों को डिवाइड कर देना, कैलेंडर रेशियो इन दोनों को डिवाइड कर देना। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका आंसर जो है आता है। तो कैपेसिटी कह रहे हैं 105%। ओके, कितना रेशियो निकाला नहीं, हम इसको परसेंटेज में नॉर्मली निकालते हैं, तो परसेंटेज में निकाल देना 105%। अच्छा, यहाँ पे 2 निकिता है, एक निकिता अग्रवाल है, एक निकिता सिंगल है, ठीक है। अच्छा, वानी का अक्षत का 105% सबका आ गया। कैपेसिटी है 105, एफिशिएंसी एफिशिएंसी 115%, 114.28, हाँ ये थोड़ा सा लंबा जा रहा होगा, तो 114.285% जो है आ रहा होगा। और फिर एक्टिविटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और जब मल्टीप्लाई करो ना तो एफिशिएंसी को पूरा ले लेना, राउंड ऑफ मत करना, तो एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो भाई एक्टिविटी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो, या आपका ये 42 42 कवर्ड 48 डिवाइड बाय 40 करोगे, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा 120%। 120%। और लास्ट कैलेंडर, लो जी लास्ट कैलेंडर वेरिएंस चेक करें, वो आ रहा होगा 112.5%। तो आई होप सबने निकाल दिया। 105%, 114.285%, एक्टिविटी 120%, और ये कितना हो गया 112.5%। ठीक है जी, तो भाई चेक कर लें यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है? लो जी, थोड़ा सा और समझा दूं, अगर ऐसी मेरा मन किया थोड़ा सा और समझा दूं, तो भाई कैपेसिटी रेशियो की बात करें तो हमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करा, सोचा था 40,000 हो गया 42,000, तो 105% हमने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज जो है करी। ऐसी एफिशिएंसी की बात करें तो जो काम 48,000 का था वो हमने 42,000 में ही कर दिया। ये स्टैंडर्ड आवर्स थे, ये एक्चुअल आवर्स थे। तुम्हारी एफिशिएंसी 114.28% जो है हमारी आई। ठीक है जी, ऐसी कैलेंडर वेरिएंस, जो काम 16 दिन का था वो हमने 18 दिन में जो है, जो काम 18 दिन का था वो हमने 16 में जो है करा, 112% जो है आया। और ये अगर चेक करो एक्टिविटी रेशो, ये कई बच्चों को फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, मल्टीप्लाई होकर एक्टिविटी आता है, थोड़ा सा अगर आप समझा पाऊं एक्टिविटी रेशियो, तो चेक करो मेरा जो टारगेट था, मेरा जो बजट था, उसकी हम बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, मेरा जो बजट था, मैंने क्या सोचा था, 10,000 यूनिट बनाऊंगा। मैंने क्या सोचा, 10,000 यूनिट जो है बनाऊंगा। और मेरी एक्टिविटी इस समय मैंने काम कितना किया, चेक करो, मैंने 120% काम किया, तो 12,000 यूनिट जो है आया। ये जो 120% है, ये अगर आउटपुट से भी निकालना चाहिए, बहुत चीज़ें हैं, पर मैं कहता ना आपको भी इतना तंग नहीं करूंगा, पर ऐसे मेरे को माइंड में आया यही बता दूं, ये आवर से भी किया। और आइडियम करना क्या चाह रहे थे, हमने जो सोचा था 10,000 यूनिट सोचे थे, पर क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई, हमने अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ाई, इस कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने से मेरा फायदा क्या हुआ, मैंने सोचा था 10,000 यूनिट बनाऊंगा, एट द एंड मैंने 12,000 यूनिट बनाए। ज्यादा यूनिट बनाए तो ऑब्वियसली रिकवरी मेरी ज्यादा जो है हो गई है। ठीक है जी, चलो जी, आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है। तो भाई अब मेरे बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। लो जी, तो मेरा अब लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सोच सेम है,
वेरिएबल ओवरहेड की जब बात करता हूँ, मैं बिजली का बिल माइंड में जो है रखता हूँ, तो बिजली के बिल की मैंने कितनी रिकवरी कर ली, वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, वही सेम बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। मैंने सोचा इस साल बिजली का बिल कितना आएगा, मैंने सोचा 50,000 जो है बिजली का बिल आना चाहिए। मैंने सोचा इस साल कितने आउटपुट बनाऊंगा, मैंने सोचा मैं भी 10,000 आउटपुट जो है बनाऊंगा। तो मैंने 5 रुपये पर यूनिट मैंने हर यूनिट पर कॉस्ट में जो है डाल दिया। मैंने कहा 10,000 यूनिट बनाकर मैं 50,000 की मेरे को रिकवरी जो है करनी है। बिजली का बिल कितना आएगा, 50,000 रुपए का, और मैं कितने यूनिट या कितने बच्चों को बढ़ाऊंगा, मैंने कहा 10,000 बच्चों को बढ़ाऊंगा। तो हर बच्चे से अगर मैं 5 रुपए रिकवर कर लेता हूं, तो 10,000 बच्चे अगर आएंगे, मेरे 50,000 की रिकवरी जो है हो जाएगी। तो मैंने कितना रिकवर किया एक्चुअल में, और माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड, और महीने के लास्ट में, साल के लास्ट मैंने बिजली का बिल कितना पे जो है किया, कितना मैंने रिकवर करा, कितना मैंने पे जो है कर दिया है। और वही बात है, रिकवर कितना होगा, एक्चुअल आउटपुट, इस साल कितने यूनिट बनाए और या मैंने कितने बच्चे पढ़ाए, मैंने 20,000 बच्चे पढ़ा दिए और मैंने 5-5 रुपए से रिकवर किया। तो रिकवर कितना कर लिया, 1,00,000। मैंने 1,00,000 रुपए रिकवर करे, और बिजली का बिल इस बार मान लीजिए आ गया 90,000 रुपए का। बिजली का बिल कितना आया, 90,000 रुपए का। तो मैंने कहा रिकवर कितना किया, 1,00,000, बिल कितना आया, 90,000। चल अभी भी 10,000 जेब में एक्स्ट्रा ही जो है आ गया है। तो हमने कहा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बिजली के बिल के नाम का मैंने कितना रिकवर करा और बिजली का बिल कितना मैंने जो है पे करा। ये बात समझ आती है। और वही लास्ट में आगे बढ़ते हुए मैंने कहा आखिर ये वेरिएशन क्यों आया, दो ही चीजें होंगी। मैंने कहा या तो बिजली का रेट बढ़ गया या मैं रिकवरी कम ज्यादा जो है करी है। तो सोच सेम है, और मैं फिर वही उम्मीद करता हूँ, आई होप आप अपने मानसिक संतुलन में होंगे, क्योंकि मेरे को ज्यादा लगता है ये 20 घंटे में मैंने धीरे 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 करके जो है पढ़ाया था। इस समय 2 घंटे में सारा रिवाइज जो है कर रहा हूँ। तो हाँ हाँ, बच्चे भी हंस रहे। तो ये सिर्फ रिवीजन है, अगर आपको आता है तो आज की क्लास आपको समझ आएगी, और अगर आप सोचते हैं आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये ऊपर से जंप जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ पर्पस था आपकी रिवीजन का, मैं से पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि ये इतने टेक्निकल टॉपिक हैं, और ये टॉपिक पे तो मैंने 2-2 3-3 क्लासेस ले लेके आपको जो है, अच्छा बच्चे कह रहे हैं मजा आ रहा है, चलो फिर ठीक है। क्योंकि मेरे को बड़ा है ये हमेशा रिवीजन में जाना, मेरे को हमेशा रहता है कि रिवीजन कैसे मेरे को जो है करानी चाहिए। हाँ, वो अक्षत कह रहे हैं थोड़ा हैवी हो गया, क्योंकि मुझे खुद पता है ऑब्वियसली 20 घंटे, मतलब ये टॉपिक 20 घंटे का है, 2 घंटे में रिवाइज जो है नहीं होता। पर पर्पस जो था इस समय में फिर कह रहा हूँ, आप सबने क्लासेस ले ली है, आप सबने प्रैक्टिस कर ली है, आज तो सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इस मकसद से मैंने आज की क्लास जो है ली थी। मैं इस समय बिल्कुल आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको फटाफट शॉर्ट में जो है बस ओवरव्यू जो है मैं आपको दे रहा हूँ। बस 10 मिनट और लेते हैं, बस खत्म जो है हो गया। तो हमने कहा ये जो वेरिएशन है क्यों आया होगा, या तो बिजली के बिल, बिजली का रेट कम ज्यादा हो गया, या फिर क्या है रिकवरी कम ज्यादा जो है हुई। तो वही चेक करें, बिजली का रेट कम ज्यादा हुआ, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, या हमने रिकवरी कम ज्यादा करी, हमने कहा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है आ जाता है। तो वही चेक करें, एक्सपेंस वेरिएंस, हमने कहा बिजली का बिल का रेट कम ज्यादा हुआ, वो कैसे निकालोगे, आराम से आप सोच के बताना। मेरे को निकालना है बिजली का बिल इस बार कम ज्यादा आया, उसका रेट, बिजली महंगी हुई या सस्ती हुई, कैसे निकालेंगे। हमने कितने घंटे हमने काम किया इस साल, हमने 10 घंटे, 200 घंटे, 500 घंटे, 5,000 घंटे, कितने घंटे हमने काम किया। और आइडियली जब इनिशियल की बात थी, तुम्हारे माइंड में था कि हमें बिजली किस रेट पर मिलती है, वो पर आवर जो है मेरा आएगा। तो बिजली किस रेट पर इनिशियली मैंने सोची थी, तो उसके हिसाब से रिकवरी रेट जो है आ जाता है। तो मैंने सोचा था कि बिजली में भी मान लो 1 रुपए के हिसाब से मेरे को बिजली पड़ती थी, 1 रुपए के हिसाब से बिजली पड़ती थी। इस साल मैंने इतने घंटे काम किया तो उतनी बिजली पड़नी चाहिए थी, और लास्ट में बिजली का बिल इतने रुपए का जो है आया। तो आइडली इतने रुपए का बिजली का बिल आना चाहिए था, पर आवर के हिसाब से इतना बिल आया। तो अगर सेम आया तो बिजली के रेट में कोई फर्क नहीं आया, अगर ज्यादा हो गया बिजली महंगी हो गई, अगर कम हो गया बिजली हमारी क्या हो गई, सस्ती जो है हो गई। ठीक है जी। और दूसरा हमने कहा
वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का मतलब एक्चुअल आउटपुट बनाते समय हमने जल्दी काम कर लिया तो हमने जल्दी फैक्ट्री बंद कर दी। एफिशिएंसी से बिजली की खपत हमने कम जो है करी, बिजली की खपत हमारी कम जो है हो गई, या हमने इन एफिशिएंसी से काम किया तो बिजली ज्यादा यूज जो है हो गई। तो एक्चुअल आउटपुट बनाने में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर आवर। खत्म खत्म खत्म। ठीक है जी। तो भाई ये हमारा हुआ, और जाते जाते बस एक सवाल आप इस पे कर लो तो तसल्ली हो जाएगी। लो जी, बस 3 चीजें बस आप मुझे अब निकाल कर जो है बता दें, क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा अब आपकी हिम्मत जो है नहीं होगी। तो भाई अब आप चेक कर लें, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। पहला वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कितना रिकवर हुआ, कितनी हमने पेमेंट करी। तो भी एक आंसर आ गया 75,000 फेवरेबल, 75,000 फेवरेबल, सबने निकाल दिया, भर 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 एकदम से आ जाता है। वेरिएबल ओवर कॉस्ट वेरिएंस 75,000 फेवरेबल। मेरे को रिकवरी रेट पर यूनिट बता दोगे, और फिर रिकवरी रेट पर आवर भी बता देना। $12.5 पर यूनिट, और 5 पर आवर है। और हमने कहा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बिजली का रेट, बिजली महंगी हुई या सस्ती हुई। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार ऑफलाइन जो है बुला लो। बुला लेंगे बेटा, बुला लेंगे आराम से। अभी फिर से पता चला कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते फिर दिल्ली गवर्नमेंट गाइडलाइंस अभी आएगी कि स्कूल कोचिंग सेंटर पर अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक बार पहले सेटल हो जाए, फिर आपको जो है बुलाया जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कह रहे हैं 1 लाख फेवरेबल, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ, ये कोविड का अब तक पता नहीं है, तो कोविड का क्या स्टोरी है एक बार वो सेटल हो जाए फिर आपको बुलाते हैं। एफिशिएंसी 25,000। चक्कर हुए ना, मैं दिल्ली में हूँ, आप भी दिल्ली में हैं। जब भी कोविड आता है तो उसकी एंट्री दिल्ली मुंबई से जो है होती है, तो सबसे पहले दिल्ली मुंबई की क्लासेस जो है ना सारी बंद होती है। तो इसलिए अभी एक बार ये गाइडलाइंस आ जाए थोड़ा सा। अभी पिछले एक हफ्ते से कोविड फिर से बढ़ा है, तो मैं अभी ऑफलाइन आपको भी नहीं बुला रहा हूँ। तो एक बार पहले ये सेटल हो जाए, मुझे आपकी जान की फिक्र है। तो एक बार ये सेटल हो तो फिर आगे बात जो है कर लेंगे। लो जी, तो भाई चेक कर लें। तो भाई बजटेड था 2.5 लाख, आउटपुट है 20,000, तो ये हमारा 12.5 रुपये आया। ऐसी पर आवर निकालने, 2.5 लाख डिवाइड बाई 50,000, ये 5 जो है मेरा आ गया। और फिर स्टोरी वही है, फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो एक्चुअल आउटपुट 30,000, हर आउटपुट पे 12.5 की रिकवरी करी, और बिजली का बिल कितना पे किया, 3,75,000 फेवरेबल आया। क्या बिजली का बिल महंगा हुआ? तो हमने देखो भाई कितने घंटे हमने एक्चुअल में काम किया, 5,000 घंटे, और हमारे हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से बिजली हमें मिलती थी। क्यों? हमने सोचा था 2.5 लाख रुपए खर्च होगा जब 50,000 घंटे बिजली यूज करेंगे, तो 5 रुपए पर आवर की बिजली हमें पड़ती थी। और इस साल बिजली कितनी हमें टोटल पड़ी, 3 लाख। तो 1 लाख का तो हमारा फायदा सीधा सीधा जो है हो गया। पर हमने कहा क्या हमने बिजली कंज्यूम सही तरीके से करी कि नहीं करी? तो हमने कहा नहीं, इस बार हमारे वर्कर ने थोड़ी सी गड़बड़ जो है कर दी। तो एक्चुअल आउटपुट को बनाने में, फिर से बात है, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे? तो हमने कहा देखो भाई 50,000 घंटे लगते हैं
20,000 यूनिट को बनाने में, तो 30,000 यूनिट को बनाने में कितने लगने चाहिए? 75,000। तो 75,000 लगने चाहिए थे, पर हमारे वर्कर ने धीरे धीरे काम जो है किया, 5,000 घंटे एक्स्ट्रा लगाए। तो जब 5,000 घंटे एक्स्ट्रा लगाए तो भाई 5,000 घंटे की बिजली हमारी एक्स्ट्रा जो है लगी, अननेसेसरी बिजली पे खर्चा हमारा ज्यादा जो है हो गया है। ठीक है जी, और चेक करें दोनों का टोटल करेंगे तो भाई ये आपका जो है आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना सा ही था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा समझ आया होगा। और जाते जाते एक छोटा टॉपिक और था, पर मुझे पता था इस समय आपकी हिम्मत नहीं होगी, तो आपको सिर्फ दिखा देता हूँ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर मुझे पता था कि इस समय अगर मैं इसका सवाल दूंगा तो आप बगावत कर देंगे, तो मैं आपको तंग नहीं करता हूँ। इसके सवाल आपकी किताबों में आप कर लेना, पर सिर्फ दिखा देता हूँ पूरी स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो भाई पूरी स्टेटमेंट अगर करना हो तो पहले क्या आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। बस 2 मिनट और दे दें तो भी एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से सारे स्टोरी बनेगी, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है आएगा। इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से इतना खर्चा होना चाहिए था। फिर क्या करना है? माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, हमारा टोटल इतना खर्चा हुआ, पर इसमें एक चीज माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जो मटेरियल हमने यूज नहीं करा उसको माइनस करते हैं। किससे माइनस करोगे? स्टैंडर्ड प्राइस पर माइनस जो है करोगे। पूरी मैंने क्लास इसमें जो है आपको दी टोटल खर्चे में मटेरियल वाला कॉस्ट जो है वो हटा देना। तो ये मेरा जो है आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर, ये है स्टैंडर्ड, ये है एक्चुअल। तो इससे ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस जो है आपका बन जाएगा। और उसमें एक चीज बस और ध्यान रखना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक हुआ हमने स्टैंडर्ड प्राइस पर दिखाया, तो यहाँ पर मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस जो है हम लेकर जो है चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हमने स्टैंडर्ड प्राइस पर दिखाया, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का भी जो वेरिएंस है प्राइस वाला, वो यहीं पर जो है हम ले लेंगे। तो मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है कि एडवर्स, वो यहाँ पे लिख देना। जो भी आपका आ रहा है, अगर ये आ रहा है लिख देना नेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर ऐसे लेबर रेट वेरिएंस जो भी आपका आता है नेट यहाँ पर लिखोगे। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, आपका जो वेरिएबल ओवरहेड का जो भी आ रहा है नेट लिखना है। फिर आपका फिक्स ओवरहेड जो भी आता है उसका नेट लिखना है। और बस ये चेक करना, ये सारे वेरिएंसेस ये जब आप टोटल करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मैच जो है हो जाएगी। तो पूरी वैल्यू हमने इसमें बहुत सारे सवाल क्लास में करे थे। अब मेरे को पता था आपको तंग जो है मैं नहीं करूंगा। और ऐसे ही ये जो फेवरेबल है ये पूरी टेबल को ऐड कर लेना, एडवर्स को ऐड कर लेना, ये दोनों भी यहाँ पर टोटल जो है आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ कुशलता पूर्वक आज ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैं कहूँगा आपके 10 नंबर या आपका 10% ऑफ द सिलेबस आज हमने अच्छे से रिवाइज जो है कर लिया है। और मेरे को उम्मीद करता हूँ आपको शायद आज भी क्लास अच्छी जो है रही होगी। और यहाँ पर क्या है सर, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बेटा बोलें। सर आप ऐसे ही चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास ले लेना एंड 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर देना, सो दैट वी कैन ऑल रिवाइज अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये मैं कोशिश करता रहूँगा, ये आपके ऊपर है। क्योंकि ठीक है, ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई रिवीजन चैप्टर वाइज होनी चाहिए, कैसे होगी। तो मेरा अगला जो टारगेट है वो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। तो भाई 2 चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये मैं पूरा 2 घंटे ले रहा हूँ। फिर एक आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो नेक्स्ट जो है मे बी नेक्स्ट वीक अपन जो है रखेंगे, उसको भी इसी तरीके से रिवाइज जो है अपन करेंगे। और उसके बाद जो छोटे चैप्टर्स हैं उसको ग्रुप करके रिवाइज जो है कर लेंगे। ठीक है जी। फिर बच्चे कह रहे हैं सर ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए रिवीजन के लिए। हाँ बेटा, ऑफलाइन क्लास नहीं हो सकती रिवीजन के लिए। एक तो अभी कोविड की गाइडलाइंस का मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे क्या बहुत सारे बच्चे अब इस समय क्या ना, इस समय सारे बच्चे कुछ दिल्ली के हैं, इस समय कुछ बच्चे बॉम्बे से हैं, आगरा से हैं, पुणे से हैं। तो स्टोरी क्या होती है कि मेजोरिटी बच्चा इस समय पूरा स्प्रेड है। तो बेटर क्या है, हाँ वो निकिता कह रही सर मैं मथुरा से हूँ। तो मैंने कहा यहाँ बहुत सारे बच्चे दूर दूर से हैं, तो कोशिश हमारी वो रहेगी कि हम इसी तरीके से ऑनलाइन रखते हैं। पर अभी 1 महीना रुक जाएं, अभी एक बार कोविड का सिनेरियो चेक कर लेते हैं। अगर कोविड का सिनेरियो अगर सेटल हो गया, क्योंकि मैं रिस्क लेने चाहूंगा, तो ठीक है हम ऑफलाइन भी क्लास जो है कंडक्ट कर लेंगे। तो जिनको ऑफलाइन आना हो ऑफलाइन आना, जिनको ऑनलाइन आना हो ऑनलाइन भी, दोनों इस ऐप के थ्रू जो है लेंगे। ठीक है जी, चलो और किसी कुछ पूछना हो। सर क्या ये वीडियो गूगल पर अपलोड कर दोगे यूट्यूब पे? हाँ मैं इसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको बार बार जब भी रिवाइज करना हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज जो है कर लेना। हाँ
मैं, हाँ, अगर ऑफलाइन लेंगे तो ऑफलाइन को साथ में हम स्ट्रीमिंग भी कर देंगे, बिल्कुल अपन जो है कर देंगे। पर अभी एक महीना मैं थोड़ा सा अभी कोविड को देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते, आज वैसे मेरा टारगेट था कि ऑफलाइन लेने का मन था, पर अभी पिछले एक हफ्ते से कोविड के केसेस बढ़ गए हैं, तो मैं अभी ये रिस्क लेना जो है नहीं चाहूँगा। ठीक है जी, चलो। बच्चे कह रहे हैं सर कोई गाना सुना दो, मेरी हिम्मत नहीं यार, 2 घंटे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाने के बाद अब बस अब मैं थक गया हूँ, तब तो नहीं है। सर आज की क्लास बहुत बेनिफिशियल थी, थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे को बहुत खुशी है। तो ये है, ओके सर। बच्चा पूछ रहा है सर रिच डैड पुअर डैड बुक कैसी है, बता दो। बुक सारी अच्छी होती है, पढ़ के आप खुद जो है, एक्चुअली बुक की बात भी होती है ना, अनुभव आप उससे क्या सीखते हैं वो डिपेंड करता है। तो सबका अपना अपना है, तो आप किताबें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल किताबें पढ़ें। मैंने सुना है कि किताब बहुत अच्छी है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत काम जो है करती है। रिच डैड और पुअर डैड, जो मैंने किताब पढ़ी तो नहीं, पर सिनॉप्सिस शायद वही है कि रिच डैड के बच्चे भी रिच होते हैं, पुअर डैड के बच्चे भी पुअर रहते हैं। रीज़न क्या है कि उनके सब कॉन्शियस माइंड में चलता है। जो रिच डैड है उसके बच्चों के माइंड में है कि हम रिच होंगे ही होंगे, तो वो सब कॉन्शियस माइंड के हिसाब से आप रिच होते हैं। और जो गरीब होता है उसका बच्चे के माइंड में हमेशा रहता है मैं गरीब ही रह जाऊंगा। तो होता वही, हम जैसे सोचते हैं वैसे हमारी पूरी स्टोरी जो है हो जाती है। आ, सर फर्स्ट रिकमेंडेड बुक है, मतलब किसने रिकमेंड करी मुझे पता नहीं, किसी टीचर ने रिकमेंड करी है बुक पढ़ने के लिए। चलो बच्चे कह रहे हैं थैंक यू सो मच, तो ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम बुक पढ़ सकते हैं, आपको जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं सर। थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा गाने, अच्छा मैं गाना गाऊंगा तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, पर मेरी अभी हिम्मत नहीं है बेटा। मतलब इस समय मैं थक गया हूँ। आप सोचे ना, मेरे को 2 घंटे आपको जो भी मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाया, तो मेरी सबकॉन्शियस माइंड में अब थकान हो गई है। फिर कभी गाना जो है मैं गा दूंगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहीं पर जो है रखते हैं। चलो थैंक यू सो मच। पीयूष कहने लव यू टू पीयूष, थैंक यू, ओके टाटा। हाँ ओके टाटा, बाय बाय। आप सबसे मिलके आज बहुत अच्छा जो है रहा, एंड आई लव यू ऑल। ओके जी, टाटा बाय बाय। हाँ, लव यू प्रेरणा, लव यू रोहन, हाँ, लव यू अरिन। ओके सक्षम, टाटा बाय बाय। तान्या, आदित्य बाय बाय बाय। रोहन बाय 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 एवरीवन। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके टाटा बाय बाय, एंड आई रियली लव यू ऑल, टाटा।